कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे इफ्तल और उसके तीन साथी एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं एंड इनके साथ एक पांचवा हीरो भी मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है। मॉन्स्टर इन लोगों पे काफी भारी पड़ता है और अपनी पावर यूज करके इन लोगों पे अटैक करता है, लेकिन कैसे भी करके ये लोग उसके अटैक को टैकल कर लेते हैं। तभी हीरो मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड से मारता है एंड इफ्तल और उसके तीन साथी भी मॉन्स्टर पे अपने मैजिक से अटैक करते हैं और तभी मॉन्स्टर मर जाता है। इफ्तल को भरोसा नहीं होता, वो बोलता है क्या हम जीत गए। देन जब ये लोग कैसल पहुंचते हैं वहाँ पे किंग इनके एफर्ट्स देख के बहुत खुश होता है कि तुम चारों ने एक हीरो के साथ मिलकर एक डीमन किंग को मारा है और इस चीज के लिए मैं तुम्हें सेज ऑफ अर्थ, वाटर, विंड एंड फायर का पद दूंगा और ऐसा टाइटल जो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस के लिए होता है। तुम चारों को मैं एम्परर बनाने जा रहा हूँ। ये बात सुनते इफ्तल को भरोसा नहीं होता, वो यही सोचता है इस दुनिया में नॉर्मल लोगों को ही ये एम्परर का पद मिलता है, ये मेरे लिए सच में ऑनर की बात होगी कि मेरे जैसे बंदे को ये अवार्ड मिला है। जबकि ये चारों टाइटल से मैजिक की दुनिया में एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी हम चारों को ये पद मिला है, ये सच में बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड है। और जब किंग इफ्तल के सर पे क्राउन रख रहे होते हैं इस मैजिक की दुनिया में, तुम भले सबसे ताकतवर ना हो फिर भी हम तुम्हें एम्परर का टाइटल दे रहे हैं, द लाइटनिंग एम्परर। क्राउन पहनने के बाद ही इफ्तल की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं क्योंकि उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है और सब इन लोगों के लिए तालियां बजाते हैं और इफ्तल के लिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट था। अभी काफी टाइम बीत जाता है और एक सुबह इफ्तल की स्टूडेंट उसके पास आके बोलती है ब्रेकफास्ट रेडी है। इफ्तल उसे ग्रीट करके कहता है आज हमें ट्रेनिंग करनी है। तभी सब बच्चे अपनी मैजिक की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे जैसे एक बच्चे का फोकस टूटता है, इफ्तल उसे समझाता है अगर तुम फोकस करना नहीं सीखोगे तो तुम अपने मैजिक सर्कल को मेंटेन नहीं रख पाओगे। तभी वो उन्हें रिलैक्स होने के लिए कह देता है और मर्लिन इफ्तल से पूछती है मास्टर आप थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं ले लेते। इफ्तल को रियलाइज होता है ये ऐसे मेरे को रेस्ट करने के लिए क्यों बोल रही है, लेकिन वो उसे जवाब देता है कि मैं अभी तक थका नहीं और हमें लेवल 4 के मैजिक की दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इफ्तल सोच रहा होता है कि ये एक डीमन की बेटी है, ये मेरे को एक जंग के बीच में मिली थी जब से मैंने इसको पाला और मैंने इसके क्लैन के काफी लोगों को मार भी दिया और आज देखो ये मेरी परवाह कर रही है। तभी इफ्तल इन्हें दोबारा से प्रैक्टिस करने के लिए बोल देता है, लेकिन मर्लिन इफ्तल से सवाल करती है कि मास्टर हमें लेवल 6 का मैजिक सिखाइए। सब बच्चे हैरान रह जाते हैं कि अभी तो हमने लेवल 5 का ही सीखा था, लेकिन इफ्तल मर्लिन की ये स्पिरिट देख के बहुत खुश होता है। मर्लिन बोलती है मेरे को द लाइट ऑफ एम्परर की बेस्ट स्टूडेंट बनना है, यानी आपकी। इफ्तल बोलते लेकिन अभी हमें बेसिक्स पे रहना चाहिए और अच्छे से फोकस करना सीखना चाहिए। और तुम्हें किस बात की जल्दी है। मर्लिन बोलती है मेरे को जल्दी है लेकिन कोई बात नहीं, हम यही प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही मर्लिन घने जंगलों में पहुंच जाती है और वो जंगलों के रास्ते जाते एक गुफा तक पहुंचती है जहाँ पे वो खड़े होकर यही सोच रही होती है अगर मैंने इस गुफा के मॉन्स्टर को मार दिया तो मैं मास्टर इफ्तल की बेस्ट स्टूडेंट बन जाऊंगी, फिर मैं बाकी स्टूडेंट्स को खुद सिखा सकूंगी एंड मास्टर इफ्तल को रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा। तभी उस गुफा के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही वो जंगलों में बच के भाग रही होती है। उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है। वो भागते भागते बोलती है इस मॉन्स्टर पे तो लेवल 4 का मैजिक काम ही नहीं करा। थोड़ी दूर जाती है और रुक जाती है एंड अपने मैजिक के लिए चैंटिंग करने लग जाती है जिससे कि उस मॉन्स्टर पे अटैक कर सके। और जैसे ही मॉन्स्टर करीब आता है वो उस पे लेवल 6 के मैजिक से अटैक करती है और खुश होती है कि अब ये मर जाएगा, लेकिन मॉन्स्टर पे लेवल 6 के मैजिक का भी कोई असर नहीं पड़ता और वो मर्लिन को मार के घायल कर देता है। और जब मॉन्स्टर मर्लिन के करीब आ रहा होता है तभी वहाँ पे मास्टर इफ्तल आ जाते हैं और मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन वो मर्लिन को डांट रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें मना करा था ना इस जंगल में नहीं आना, मेरे को पता है तुम्हारे में दूसरे स्टूडेंट से ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन इतनी जल्दी भी होना अच्छी बात नहीं, अगर इसी जल्दबाजी के चक्कर में तुम्हें कुछ हो गया तो। लेकिन तभी मास्टर इफ्तल के पीछे वही मॉन्स्टर आ जाता है। मर्लिन ये देख के घबरा जाती है, लेकिन मास्टर इफ्तल बोलते हैं मेरी बातों के बीच में मेरे को इंटरप्ट मत करो और तभी वो लेवल 10 का मैजिक यूज करके उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं जिससे वो मर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है इफ्तल के रूम में जहाँ पे मर्लिन बैठ के सोच रही होती है कि मॉन्स्टर कितने स्ट्रॉन्ग है। तभी इफ्तल उसे बोलता है कि तुम आज बहुत पढ़ ली, अब सोने का टाइम है। जैसी मर्लिन वहाँ से जा रही होती है इफ्तल अचानक खांसने लग जाता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। मर्लिन इफ्तल के पास भागते हुए आती है। इफ्तल बोलता है अच्छा तो तुमने देख ही लिया। मर्लिन बोलती लेकिन मैंने बहुत पहले नोटिस कर लिया था, इसी वजह से तो मैं सारे मैजिक की टेक्निक्स जल्द से जल्द सीखना चाहती हूँ। इफ्तल सोचता है तभी इतनी ज्यादा मेहनत करती है और मर्लिन इफ्तल को रेस्ट करने के लिए बोलती है कि तभी आप ठीक हो सकते हो। तभी इफ्तल रिवील करता है कि मेरे पे बहुत कम टाइम बचा है और रेस्ट करने का तो बिल्कुल नहीं बचा। मर्लिन उससे सवाल करती है आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप अपने मैजिक को इतना ट्रेन क्यों करते हो। इफ्तल बताता है मेरे को तुम जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करने में मजा आता है ताकि मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी जगह ले पाओ एंड मेरे को इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था, लेकिन मेरी बीमारी के चलते मैं नहीं बन पाऊंगा। मर्लिन बोलती है ये आप क्या बोल रहे हो, आप सब में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इवन आपने लेवल 10 का मैजिक यूज करा एंड लाइटनिंग एम्परर तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना सब में। इफ्तल बोलता है मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन जो मेरे से यंगर एम्परर्स है और उनके टैलेंट के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं हूँ। इवन जब हम चारों डीमन किंग से लड़ रहे थे तब उनमें से मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल करा था क्योंकि मेरी उनमें से एज सबसे ज्यादा थी। और यहाँ पे मर्लिन को रियलाइज हो जाता है कि उसके मास्टर पे ज्यादा टाइम नहीं बचा। देन अगली सुबह इफ्तल के गेट पे एक स्टूडेंट नॉक कर रहा होता है कि मास्टर अर्जेंट है जल्दी खोलिए। जैसे इफ्तल गेट खोलता है वो स्टूडेंट बताता है कि फ्लेम एम्परर ने अपनी एप्टीट्यूड की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी, ये रहे मेरे पे डॉक्यूमेंट्स। इफ्तल बोलता है उसने इतनी जल्दी कैसे करा, लेकिन मेरे को पता था वो एक जीनियस है, तो कोई बात नहीं हम लोग भी अपना एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तभी इफ्तल इन सबको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताता है जहाँ पे वो मर्लिन के बालों के एक वायल के अंदर डाल देता है एंड उन वायल्स में एक स्पेशल मैजिक वाटर होता है जो रिएक्ट करते अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जिनमें से ब्लू और ग्रीन सबसे ज्यादा शाइन कर रहे होते हैं। इफ्तल बताता है कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से लाइट एंड डेप्थ ऑफ कलर इनकी स्ट्रेंथ और रैंक बताती है।
अब जैसे ब्लू और ग्रीन वाटर और विंड को इंडिकेट करते हैं, ये दोनों एस रैंक में आते हैं। तभी स्टूडेंट बोलता है यानी कि फायर सी रैंक में और अर्थ बी रैंक में आता है। इफ्तल बोलता है हाँ तुमने सही कहा। और तभी वो मर्लिन के बारे में सोच रहा होता है कि मर्लिन को मैं काफी अच्छे से सिखा पाता हूँ और वो मेरे काफी क्लोज है, ये इस वजह से क्योंकि मैंने उसे बचपन से पाला है। और मर्लिन का मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट 100% एक्यूरेट था और इन बच्चों को मैजिक के बारे में धीरे धीरे सिखाया जा सकता है। सबसे पहले हमें इन्हें बेसिक स्पेल्स के बारे में बताना होगा और उसके कुछ टाइम बाद ही हम उनके एप्टीट्यूड को पहचानेंगे कि वो सिजिल, अर्थ, फायर, वाटर में से किस में माहिर है। लेकिन ये बात हमें तभी पता लग जाती है जब ये बच्चे पैदा होते हैं। तभी वो बोलता है अब मेरी बारी। लेकिन मर्लिन उसे मना करती है कि आप तो लाइटनिंग एम्परर हो ना, तो आपको क्या जरूरत है ये करने की। दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि मर्लिन तुम क्यूरियस नहीं हो, हमें देखना है। इफ्तल सोच रहा होता है भले ही मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन नहीं बना एंड हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचा, लेकिन मैं ये तो देखूं मेरे में क्या टैलेंट रहा है। देन जैसे वो अपने बालों को वायल में डालता है, टेस्ट ट्यूब कोई कलर शो नहीं करती। ये चीज देखते इफ्तल हैरान रह जाता है। तभी स्टूडेंट बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता सर, आप में कोई एप्टीट्यूड ना हो, आखिर आप एक लाइटनिंग एम्परर हो। लेकिन इफ्तल सोचने लग जाता है कि मेरे में बचपन से कोई एप्टीट्यूड ही नहीं रहा, ये तो इम्पॉसिबल है और इसी कारण मेरे को कोई स्पिरिट भी ब्लेसिंग नहीं देगी। और आखिर मैं एक लाइटनिंग एम्परर हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मर्लिन के कहने पे इफ्तल दोबारा ट्राई करता है कि शायद हमसे कहीं गलती हो गई हो, लेकिन दोबारा ट्राई करने पे भी वो कोई कलर शो नहीं करती। इफ्तल खुद से बातें कर रहा होता है कि मेरे को हमेशा मैजिक को सीखने में काफी टाइम लगा, लेकिन मैं हर चीज में एफर्ट्स इतने ज्यादा डालता हूँ, ये चीज मेरे को दूसरों से अलग बनाती है। और शायद यही रीजन था कि मैं दूसरे एम्परर्स को कभी बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे में कोई एप्टीट्यूड ही नहीं था। और तभी इफ्तल की तबीयत खराब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है उसके बेडरूम में, जहाँ पे मर्लिन उसके लिए गर्म पानी लेके आती है, लेकिन इफ्तल उसे बाहर रहने के लिए बोलता है और वो अंदर बेड पे लेटे हुए यही सोच रहा होता है मैं हमेशा से सोचता था कि मैं एक दिन मैजिक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचूंगा, लेकिन मैं उस टैलेंट वाली दीवार को नहीं तोड़ पाया, क्योंकि मेरे में बचपन से कोई एप्टीट्यूड ही नहीं था और इसी कारण मेरी सारी उम्मीदें टूट गई और अब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और यही बोलते हुए इफ्तल मर जाता है। और मरने के बाद वो सोचता है कि 50 साल से ज्यादा हो गए, मैं तो भूल ही गया मेरे पे ये स्किल भी है कि मैं पुनर्जन्म ले सकता हूँ। तभी उसके आगे गॉडेस आ जाती है और वो उसे बताती है तुम्हारे पे इनडोमिटेबल स्किल है, जिसकी मदद से तुम अपने गोल के लिए बिना रुके काम कर सकते हो। इफ्तल सोचता है अब समझ आया, मैं कभी हार क्यों नहीं मानता था। गॉडेस बोलती है तो तुम्हारा अब दूसरी बार पुनर्जन्म का टाइम हो चुका है और दोबारा से तुम्हारे पे 2 बोनस स्किल्स हैं, तुम कौन सी चुनोगे। पहली दुगनी ग्रोथ की है, लेकिन इफ्तल मना कर देता है कि मैं वक्त के साथ बेहतर बनूंगा एंड मेरे पे अपनी पुरानी मैजिकल नॉलेज भी है, तो मेरे को स्किल नहीं चाहिए। गॉडेस बोलती है मेरे को तुमसे यही उम्मीद थी, यही तुम्हें सबसे डिफरेंट बनाता है। इवन तुम्हारे पास कोई एप्टीट्यूड ना होने के बावजूद भी तुम उन 4 एम्परर्स में से थे, तो अब तुम रेडी हो पुनर्जन्म के लिए। इफ्तल बोलता है हाँ रेडी हूँ मैं। और तभी उसकी आंखें खुलती है एक बच्चे के रूप में, जहाँ पे इफ्तल उठ के शीशे के सामने जाता है और अपने आप को देख के हैरान हो रहा होता है। तभी उसके पीछे से उसकी माँ आ जाती है जो उसे हक करके बोलती है तुम अच्छे से सोए मेरे प्यारे इफ्तल, चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। इफ्तल ब्रेकफास्ट करते हुए सोच रहा होता है कि गॉडेस का शुक्र है उन्होंने मेरे को पुनर्जन्म दिया और ये मेरी तीसरी लाइफ है, इस बार मैं मैजिक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के रहूंगा। और तभी उसे याद आता है उसे मैजिक वाटर क्रिएट करना है जिससे वो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करेगा और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जैसा कि उसने एक्सपेक्ट करा था पानी कोई कलर शो ही नहीं करता और वो तभी यही सोचता है इस बार मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे आसमान में उड़ता हुआ ड्रैगन दिखता है और उस ड्रैगन के पीछे कुछ वॉरियर्स उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन इफ्तल उसी वक्त उनकी मदद करना चाहता था। तभी उसे रियलाइज होता है कि अभी मैं सिर्फ 4 साल का हूँ और अभी तक मैंने ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं करा कि मैं ड्रैगन को मार पाऊँ। और वो वहाँ खड़े हुए यही सोच रहा होता है कि मेरी ये बॉडी मैजिक यूज कर भी पाएगी। तभी अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता है कि मेरे को याद करना होगा, मैंने अपना लेवल 10 का स्पेल खुद बनाया था जिससे मैजिक यूज कर पाया था। तभी वो चैंटिंग करता है और अपने हाथ में मैजिक देखने के बाद वो काफी खुश होता है और तभी वो ड्रैगन पे अटैक करके उसे मार देता है। और जब उसको ये चीजें रियलाइज होती है वो शॉक रह जाता है कि मैंने सच में एक ड्रैगन को मार दिया, यानी कि मेरी ये बॉडी भी कैपेबल है मैजिक यूज करने के और इस बार मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करके रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है इफ्तल के घर पे, जहाँ पे वो सोच रहा होता है मेरे को इस दुनिया में जन्म लिए हुए 3 साल हो गए हैं एंड अब तक मैंने काफी रिसर्च करी और मेरे को यही पता लगा कि ये दुनिया वही है, बस वक्त 400 साल बाद का है। तभी इफ्तल के घर में उसका भाई आता है फ्रेसियर। इस घर में इफ्तल और उसकी माँ अकेले रहते हैं और फ्रेसियर इन दोनों को खर्चे पानी के पैसे देता था। फ्रेसियर आगे इफ्तल से पूछता है अच्छा तो पढ़ाई चल रही है, लेकिन इस एज में तुम इतनी डिफिकल्ट बुक्स कैसे पढ़ लेते हो। इफ्तल बोलता है मेरे को मजा आता है, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है ये। फ्रेसियर बोलता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बुक्स एज अ गिफ्ट दूंगा। ये बात सुनते इफ्तल बहुत खुश होता है और उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें अपने पिता से मिलके बहुत अच्छा लगेगा। तभी इफ्तल फ्रेसियर से पूछता है कि भाई मैं पिता से कब मिलूंगा, लेकिन फ्रेसियर बोलता है अभी वो काफी बिजी है, वो तुमसे मिलने का टाइम अभी नहीं निकाल पा रहे। इफ्तल ये सुनते ही काफी उदास हो जाता है और वो अपने पिता के बारे में बताता है कि उनका नाम है ड्यूक ऑरकॉट एंड उन्हें मैजिक भी बहुत अच्छे से आता है और वो किंगडम ऑफ अजूल के लिए काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात उनका पूर्वज मैं ही हूँ, यानी कि लाइटनिंग एम्परर, और वो उन्हीं की तरह है। लेकिन मेरी माँ के पास शुरुआत से कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है और इसी की वजह से उनकी बीवी और दूसरी औरतें हमसे नफरत करती थी। इसी कारण हम लोग अब नाओवेयर में रहते हैं और दूसरे शब्दों में कहे तो मेरे पिता की फैमिली मेरे को उनका बेटा मानती ही नहीं और इसी कारण मैं अपने पिता को आज तक नहीं देख पाया। लेकिन फ्रेसियर इफ्तल से इस बात के लिए माफी मांगता है कि मैं कोशिश करूंगा, मैं पिताजी से बात करूंगा कि वो तुमसे मिले। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फ्रेसियर इफ्तल से पूछता है तुम आगे फ्यूचर के लिए क्या बनना चाहते हो। इफ्तल बहुत एक्साइटमेंट में बताता है भाई
कि जैसा कि मेरे पूर्वज अव्वल दर्जे के जादूगर रह चुके हैं, तो मैं जब 15 साल का हो जाऊंगा तो मैं मैजिकल एकेडमी में दाखिला लूंगा। लेकिन तभी इफ्तल की माँ उसका मुंह बंद करा देती है और वो बोलती है, अरे इसमें मेरी तरह मैजिकल एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं है, इसे पता ही नहीं मैजिक क्या होता है। तभी मैंने इसके लिए यही सोचा है कि बड़े होकर इसका दाखिला मिलिट्री स्कूल में कराऊंगी। ये बात सुनते फ्रेशर बोलता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इवन मैं भी मिलिट्री स्कूल में टॉपर रह चुका हूँ और मेरे को शुरुआत में लगता था मेरी ये चॉइस बेकार है कि इस चीज से मैं एक मैजिकल फैमिली को बिट्रे कर रहा हूँ। लेकिन आगे जाके मेरे को पता लगा मेरी चॉइस ठीक थी, क्योंकि मैजिक स्पोर्ट्समैन बहुत रेयर होते हैं और आज तो मैं फ्री भी हूँ, तो क्यों ना मैं इफ्तल का टेस्ट ले लूं, ये तलवारबाजी कितने अच्छे से कर पाता है। देन फ्रेशियर इफ्तल को तलवारबाजी की ट्रेनिंग दे रहा होता है एंड इफ्तल सोच रहा होता है कि अब मेरे को पता चला इतने टाइम से मेरे को मिलिट्री के लेसन क्यों दे रहा था, क्योंकि शुरुआत में मेरे को मिलिट्री स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता था। इसको मेरी शुरुआत से टेंशन है क्योंकि मेरे में मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं। लेकिन तभी इफ्तल हिम्मत दिखा के कन्फेस कर देता है कि भाई मेरे को मैजिक एकेडमी जाना है। लेकिन फ्रेशियर उसे समझाता है हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं होता, लेकिन इफ्तल इस बात पे अड़ जाता है कि कुछ भी हो मेरे को मैजिक एकेडमी जाना है, क्योंकि मेरे में पावर है और उससे मैं मैजिक का यूज कर सकता हूँ। और वो मन में यही सोच रहा होता है कि 400 साल बाद मेरे को मौका मिला मैजिक एकेडमी में जाने का, मैं अपनी पास्ट लाइफ की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दूंगा। तभी फ्रेशियर बोलता है, अच्छा ये बात है, तो मैं एक स्पेल को कास्ट करता हूँ, अगर तुम वही सेम स्पेल कास्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारे मैजिक एकेडमी में दाखिले की बात करूंगा। ये बात सुनते ही इफ्तल बहुत खुश होता है, लेकिन फ्रेशियर अंदर ही अंदर दुख में होता है कि माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें असल जिंदगी से वाकिफ कराना चाहता हूँ। तभी वो चैंटिंग करके एक स्पेल कास्ट करता है और अपने मैजिक से वो एक पेड़ को काट देता है। इस चीज के बाद फ्रेशियर काफी प्राउड फील कर रहा होता है, ये तो किसी मिरेकल से कम ही नहीं लग रहा। फ्रेशियर उसे बोलता है, अरे ये लेवल 2 का मैजिक है, इसको तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी इफ्तल मैजिक परफॉर्म करता है और वहाँ पे सारे पेड़ टूट जाते हैं। ये चीज देखती फ्रेशियर शॉक हो जाता है कि एक 7 साल के बच्चे ने इतना बड़ा मैजिक कैसे कर दिया, ये चीज तो सिर्फ एक सेज कर सकता है जो कि सालों से ट्रेंड होता हुआ आ रहा हो। तभी वो इफ्तल से पूछता है, तुमने क्या करा? इफ्तल उसे बताता है कि मैं तुम्हारे जितना ही ट्राई कर रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे से कैसे लेवल 4 का मैजिक परफॉर्म हो गया। ये बात सुनते फ्रेशियर शॉक हो जाता है कि क्या लेवल 4 का मैजिक, इतना एडवांस मैजिक तुम्हें कैसे आता है? लेकिन इफ्तल के हिसाब से इस दुनिया में लेवल 4 का मैजिक सबसे लोएस्ट माना जाता होगा, बट फिर भी फ्रेशियर शॉक रहता है। लेकिन इफ्तल अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मैं इसे अपने पुनर्जन्म के बारे में नहीं बता सकता, और वो एंड में यही बताता है कि शायद मेरे से तुक्के में हो गया, मैं आज तक बुक्स वगैरह पढ़ता आ रहा हूँ ना, तो मेरे को वही चीजें याद थी एंड मैंने वही परफॉर्म कर दी, लेकिन सच है मैं लेवल 10 तक के मैजिक परफॉर्म कर सकता हूँ। ये बात सुनती फ्रेशियर के होश उड़ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इफ्तल सोच रहा होता है, मैंने आज तक किसी और के आगे मैजिक कभी यूज नहीं करा, लेकिन इस हादसे के बाद मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि फ्रेशियर का मैंने रिएक्शन देख लिया एंड इवन जिस दिन मैंने ड्रैगन को मारा था वो लोग भी यही बोल रहे थे कि आज तो सच में हमें भगवान ने बचा लिया, ये किसी मिरेकल से कम नहीं। आखिर इस एरा में लोगों के साथ क्या हुआ है? शायद बीते हुए 400 सालों में मैजिक कल्चर को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई, और अगर कोई स्पेल तुम बिना चैंट करे कास्ट कर दो तो उस पे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। इन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन तभी फ्रेशियर को होश आ जाता है और वो यही बड़बड़ा रहा होता है कि एक 7 साल के बच्चे ने इतना बड़ा मैजिक कैसे कर दिया, वो भी बिना चैंट करे। लेकिन इफ्तल उसे बोलता है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, वो तो तुमने जब अपने मैजिक से पेड़ को काटा था तो एक पत्थर तुम्हारे सर पे आके लग गया था जिससे तुम बेहोश हो गए थे। फ्रेशियर बोलता है, अच्छा ये हुआ था क्या मेरे साथ? इफ्तल बोलता है हाँ, और उसी के बाद से इफ्तल डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद से मैं मैजिक सीक्रेटली पढ़ूंगा, किसी के आगे नहीं पढ़ूंगा, एंड इवन अब मेरे को थोड़े टाइम के लिए मिलिट्री की प्रैक्टिस भी करनी होगी फ्रेशियर के साथ। देन जब वो फ्रेशियर के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है तब वो उससे हारता जाता है, लेकिन जो उसकी इनडोमिटेबल स्किल थी उसकी वजह से वो कभी भी किसी चीज में हार नहीं मानता और उस चीज को पूरा करके रहता है। और हारने के बाद भी इफ्तल फ्रेशियर को बार बार बोल रहा था कि दोबारा लड़ो, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली हारता जाता है। और ट्रेनिंग करते हुए इफ्तल 10 साल का हो जाता है एंड वो अपना गोल यही रखता है कि मेरे को मैजिक के साथ साथ अपनी फिजिकल बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी ताकि मैं सबसे शक्तिशाली बनूं, मैजिक में भी और फिजिकली भी। तभी फ्रेशियर उसे आवाज देता है कि आज का ट्रेनिंग का टाइम हो गया। जब इफ्तल उसके पास जाता है फ्रेशियर बताता है, आज का लेसन हमारा कुछ अलग होने वाला है क्योंकि मैंने एक नए कोच को बुलाया तुम्हारे लिए। जैसे ही न्यू कोच पीछे से आता है इफ्तल उसे देख के घबरा जाता है कि ये तो इतना बड़ा आदमी है। फ्रेशियर उसे बताता है ये अजूल किंगडम के फॉर्मर नाइट कमांडर है। तभी वो इफ्तल को बोलते हैं कि तुम जैसे चाहो मेरे पे अटैक करो, और उससे दूर जाते रहते हैं। लेकिन इफ्तल यही सोच रहा होता है मैं इन पे अटैक कैसे करूं, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक दूरी पे जाती मौर्या बोलते हैं कि मैं इतनी दूर आ गया लेकिन अभी भी तुमने मेरे पे अटैक नहीं करा, तो ठीक है फिर अब मेरी बारी। और तभी वो इफ्तल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन इफ्तल उनका अटैक डॉज कर देता है, बट मन में वो यही सोच रहा होता है इनके अटैक में कितनी रफ्तार है। लेकिन तभी इफ्तल फिजिकल एबिलिटी एनहेंसमेंट का यूज करता है और लगातार मौर्य पे अटैक करता जाता है। अब मेरे को समझ है फ्रेशियर तुमने इस बच्चे को मेरे आगे क्यों रिकमेंड करा। फ्रेशियर बोलता है इस पे शुरुआत से कोई मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी माना की वजह से अपने मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, जस्ट लाइक एक सेज। ये बात सुनती मौर्य बहुत जोर की हंसने लग जाता है, ये मैजिक यूज नहीं कर सकता लेकिन ये एक मैजिशियन की तरह अपने माना को कंट्रोल कर सकता है। इफ्तल गुस्से में सोच रहा होता है कि मैं अपना मैजिक यूज करके इसे अभी के अभी हरा सकता हूँ, लेकिन ये चीज पॉइंटलेस है क्योंकि एक कॉम्बैट फाइट है। और वो तभी मौर्य पे अटैक कर देता है, लेकिन जैसे इफ्तल को मौका मिलता है वो मौर्य की बाजू पकड़ के उसे जमीन पे पटक देता है। इफ्तल सोच रहा होता है मेरी बॉडी ने खुद पे खुद करा क्योंकि मैंने अपनी पहली लाइफ में ये सारी टेक्निक सीख रखी थी। तभी मौर्य बोलते हैं तुमने टेस्ट पास कर दिया। इफ्तल बोलता है क्या टेस्ट? फ्रेशियर बताता है अरे मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया, मौर्य फॉर्मर नाइट कमांडर के साथ साथ अजूल मिलिट्री स्कूल के हेड भी हैं। ये बात सुनती इफ्तल को शॉक
शॉक लग जाता है एंड फ्रेसियर बोलता है तुम्हारी माँ को तुम पे प्राउड होगा क्योंकि जैसे तुम 15 साल के हो जाओगे तुम्हें मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। देन सीन शिफ्ट होते इफ्तल के घर पे जहाँ पे फ्रेसियर इफ्तल की टेंशन ले रहा होता है। इफ्तल की मदर बोलती है कि वो बारिश में बाहर प्रैक्टिस करता है लेकिन मेरे को एक टेंशन है बस उसकी तबियत खराब ना हो जाए। और दूसरी साइड इफ्तल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड जैसे वो मैजिक परफॉर्म करता है वो अपनी खामियां निकालता है और साथ ही साथ वो ये बोल रहा होता है कि बारिश के दिन कितने अच्छे होते हैं, मेरी प्रैक्टिस के वक्त मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे फ्रेसियर आ जाता है कि इफ्तल अभी यहाँ पे बिजली कड़ गई थी, तुम ठीक हो ना? इफ्तल बोलता है मैंने इसे दोबारा डरा दिया, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। फ्रेसियर उसे समझाता है कि तुम अभी 14 साल के हो और अगले साल तुम्हें मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेना है तो ध्यान रखना तुम्हें कोई चोट ना लगे। लेकिन इफ्तल अंदर ही अंदर यही सोच रहा होता है कि इस दुनिया में 15 साल वाले को अडल्ट माना जाता है एंड मैं मिलिट्री स्कूल बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पे मैजिक अकेडमी जाने की अपॉर्चुनिटी है और मेरे को अपनी लिमिट्स भी क्रॉस करनी है। सो 15 साल की उम्र होती है मैं अपना घर छोड़ दूंगा। और रास्ते में चलते फ्रेसियर उसे बोलता है कि मेरे पे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। और जैसे ये दोनों घर पहुंचते हैं इफ्तल की माँ बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सब फ्रेसियर की वजह से हुआ है जो रोज तुम्हें मिलिट्री की ट्रेनिंग देता था। लेकिन इफ्तल सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं लगता, मेरे को अपने पिता से मिलना चाहिए क्योंकि जिस बंदे को 14 साल से मेरी फिक्र नहीं हुई उसको मेरे मिलने न मिलने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे वो फ्रेसियर और अपनी माँ को देखता है वो दोनों उसके लिए बहुत खुश होते हैं कि उसने इतनी चीजें सीख ली है और इसी वजह से वो अपने पिता से मिलने जा रहा है और वो यही सोचता है कि इन दोनों की खुशी के लिए मेरे को मिलना ही पड़ेगा। देन जैसे ये तीनों ड्यूक ऑर्गुट के पास पहुंचते हैं इफ्तल आगे बढ़ के अपने पिता को ग्रीट करता है लेकिन उसके पिता उसे बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम हमारी फैमिली के लिए कलंक हो। इफ्तल सोच रहा होता है कि अपने बेटे से 14 साल बाद मिला है और ये सब बकवास कर रहा है। ड्यूक ऑर्गुट बोलता है कि तुम्हारे पूर्वज लाइटनिंग एम्परर रह चुके हैं लेकिन तुम्हारे में मैजिक का एक भी एप्टीट्यूड नहीं है। इफ्तल सोच रहा होता है इसे कौन बताए, मैं ही लाइटनिंग एम्परर हूँ, क्या पागल आदमी है ये। तभी ड्यूक ऑर्गुट बोलता है मैंने सुना तुम्हारा दाखिला मिलिट्री स्कूल में हो गया है, बहुत अच्छी बात है। इफ्तल सोचता है क्या मैंने इन्हें गलत बोला, ये तो मेरे लिए खुश है। लेकिन तभी ड्यूक ऑर्गुट उसकी बेइज्जती करता है कि अब मेरे को तुम्हारे घर पे खाने के लिए पैसे नहीं भिजवाने पड़ेंगे क्योंकि मिलिट्री स्कूल जिन लोगों को इन्विटेशन देता है वो उनका खर्चा पानी खुद ही संभालते हैं। सो मैं अब तुम लोगों से फ्री हो गया हूँ। इफ्तल सोच रहा होता है इसने ये सब बात सुनाने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है। तभी ऑर्गुट अपने दूसरे बेटे को बोलता है कि जोआचिम अब इसका दाखिला मिलिट्री स्कूल में हो गया है और ये हमारी फैमिली के नाम पे भी कलंक है, तो ध्यान रखना कि ये हमारी वहाँ कोई बेइज्जती ना करवाए, इसे अच्छे से सिखाना। जोआचिम बोलता है ये मेरा प्लेजर है, मैं इसे बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ये चीज देखती फ्रेसियर घबरा जाता है। इफ्तल बोलता है अच्छा तो ये बात है। देन सीन शिफ्ट होता है इफ्तल और जोआचिम के बैटल पे जहाँ पे फ्रेसियर इफ्तल को समझाता है देखो इफ्तल ये चीज तुम्हारा एक टेस्ट है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे सतर्क रहना होगा। भले ही वो प्रोफेशनल नहीं दिखता लेकिन वो स्वॉर्ड फाइटिंग स्कूल का टॉपर रह चुका है, वो बहुत स्किल्ड है। तुम कहीं पे भी जबरदस्ती मत करना, अगर तुम्हें लगता है तुम नहीं जीत पाओगे तो उसी टाइम सरेंडर कर देना। तभी जोआचिम इफ्तल को बोलता है तुम पे अभी भी यहाँ से भागने का मौका है तो सोच लो ये लड़ाई शुरू होने से पहले। लेकिन इफ्तल मना कर देता है। तभी जोआचिम उसे एक स्वॉर्ड देता है। जैसे ही इफ्तल वो स्वॉर्ड पकड़ता है उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी भारी है। तब जोआचिम उस स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि ये हार्डवुड की बनी है, अगर ये किसी की बॉडी पे पड़ जाए तो उसकी हड्डी का चूरा हो जाता है और अगर स्कल पे पड़ जाए तो वो बंदा वहीं खत्म। तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। इफ्तल बोलता है क्या मतलब वो इसका। जोआचिम को गुस्सा आ जाता है कि इसकी माँ भी पागल और बेटा तो महाबेवकूफ। एंड मैं जोआचिम अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा ये प्रॉमिस करता हूँ एक पागल माँ के बच्चे को तलवारबाजी अच्छे से सिखाऊंगा। तुम दोनों सुअरों को यहाँ पे कोई पसंद नहीं करता, उस पे तो कोई मैजिकल एप्टीट्यूड है ही नहीं और तेरी माँ ने मेरे पिताजी से तेरे को पैदा करने के लिए भीख मांगी थी। तेरी माँ और तू हमारी फैमिली के नाम पे कलंक हो। ये सारी बातें सुनते इफ्तल को गुस्सा आ जाता है कि सच में ये लोग मेरी पुश्ते हैं। जोआचिम बोलता है कि मैं तेरा अच्छे से ध्यान रखूंगा जैसे मेरे पिताजी ने तेरी माँ का रखा। ये बात सुनते इफ्तल खुद पे से आपा खो देता है और जोआचिम पे लगातार अपनी तलवार से अटैक करता है लेकिन जोआचिम उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। बट इफ्तल अपनी फिजिकल एबिलिटी एनहेंसमेंट टेक्निक का यूज करता है। ये चीज देखते जोआचिम शॉक हो जाता है कि सच में वही इफ्तल है जो भी थोड़ी देर पहले था और एट द एंड इफ्तल जोआचिम को पीछे फेंक के मारता है जिसे देख के वहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और इसी लड़ाई में इफ्तल जोआचिम की नाक तोड़ देता है और उसे एक ही चीज बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देन इफ्तल अपनी माँ को लेके वापस घर चला जाता है लेकिन उसके दिमाग में अभी भी यही चीज होती है कि जोआचिम उससे अपना बदला लेने वापस आएगा। और जैसे उसकी माँ उसके आगे खाना सर्व करती है उनके घर का गेट कोई जोर से बजा रहा होता है एंड जैसे उसकी माँ गेट खोलती है सामने मौर्य और फ्रेसियर एक बच्चे को लेके आए होते हैं। तब कहानी शिफ्ट होती है पास्ट में जहाँ पे फ्रेसियर मिलिट्री स्कूल के बच्चों को बता रहा होता है कि हमारी मिलिट्री अभी बाहर लड़ने गई हुई है तो इस वक्त हमारे कैपिटल को डिफेंड करना हमारी जिम्मेदारी है। तब मौर्य फ्रेसियर के कानों में बोलता है कि मिलिट्री स्कूल के बच्चों को इन सब के बीच लाना ठीक होगा। फ्रेसियर बोलता है हाँ क्योंकि मेरे को खबर मिली है ऊपर के लोग प्रिंस को मरवाना चाहते हैं। और थोड़ी देर बाद ही ये खबर कंफर्म हो जाती है जब एक गार्ड आगे इन सबको बताता है कि हमारे कैपिटल पे अटैक हो चुका है और उस वक्त फ्रेसियर को प्रिंस को लेके सबसे सेफ जगह पे जाना था लेकिन उसे इफ्तल के घर से बेटर कोई जगह नहीं मिली। तब वो आगे इफ्तल को समझाता है जो हमारे अजूल के लास्ट किंग है उनका छोटा बेटा बड़े बेटे से ज्यादा समझदार है इसलिए वो इस वक्त किंग है और जो बड़ा बेटा है उसे क्राउन मिनिस्टर बना दिया गया है और जो इस वक्त किंग है उनका बेटा हुआ है जो आगे जाके प्रिंस बनेगा। उसी प्रिंस को गद्दी से हटाने के लिए क्राउन मिनिस्टर ने साजिश रची जिससे वो प्रिंस को मारना चाहता है।
है। इफ्तल बोलता है लेकिन तुम लोगों का डिफेंस तो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग अंदर कैसे घुसे? फ्रेसियर बताता है क्योंकि मुझे लगता है इन सबके पीछे पापा का हाथ है, क्योंकि तख्ता पलट होने से उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, पावर के मामले में भी और स्टेटस के मामले में भी। इसलिए मेरे को इस प्रिंस को अपनी आर्मी के पास ले जाना होगा, उसके लिए हमें बॉर्डर पार करना होगा। एंड जब फ्रेसियर और मौर्य वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं, इफ्तल बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये देखती मौर्य बहुत खुश होता है और इफ्तल को शाबाशी देता है कि तुम सच में जाबाज हो, बहुत बढ़िया बच्चे, तुम हमारा साथ दोगे इस चीज में। लेकिन एक्चुअल में इफ्तल इसलिए साथ दे रहा होता है क्योंकि उस कंट्री के किंग ने इफ्तल की मदद आज से 400 साल पहले करी थी, जब इफ्तल की पूरी सेना डीमन किंग से लड़ रही थी। उसी का कर्जा उतारने के लिए वो प्रिंस को बचाने निकला। लेकिन जब ये लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं, इन्हें किसी चीज की आवाज आती है। इफ्तल को कुछ भी ठीक नहीं लगता क्योंकि जंगल में उन्हें एक भी जानवर नहीं दिखता। यही बात फ्रेसियर भी नोटिस करता है और तभी इन्हें किसी चीज की आवाज आती है। लेकिन इन तीनों को यहाँ पे रुकना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे ये लोग जंगल से बाहर निकलने वाले होते हैं, इनके सामने मेजेस की बहुत बड़ी फोर्स होती है जो कि और किसी की नहीं, ड्यूक ऑरकोट की होती है। ये चीज देखते तीनों शॉक हो जाते हैं। मौर्य फ्रेसियर से पूछता है तो अब हमें क्या वापस जाना चाहिए? लेकिन जैसे इफ्तल पीछे देखता है, पूरे जंगल में आग लग चुकी होती है। तब मौर्य और फ्रेसियर को रियलाइज होता है कि वो आवाज किसी और चीज की नहीं आई थी, इनके सोल्जर्स ने जंगल में आग लगा दी थी और इस वक्त इन पे कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इनके पीछे आग लग चुकी थी और सामने मेजेस की पूरी फोर्स थी। बट तभी फ्रेसियर डिसीजन लेता है कि मेरे को अपने पिता से बात करनी चाहिए। मौर्य उसे रोकता है लेकिन फ्रेसियर बोलता है कि मेरे पिता इतने भी बुरे नहीं है, और वो जाके अपने पिता को बुलाता है कि हमें ये बातें भूल जानी चाहिए और वापस कैपिटल लौट जाना चाहिए, आप मेरे से एक बार आगे नीचे बात कर लीजिए। तभी ड्यूक ऑरकोट उससे बात करने के लिए जाता है। फ्रेसियर इस चीज को देख के खुश होता है कि मेरे पिता यहाँ पे आए, इसका मतलब वो मेरे से बात करना चाहते हैं, यानी वो मेरे को समझते हैं। ड्यूक ऑरकोट बोलता है मैं समझता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, और तभी ड्यूक अपने स्पेल की मदद से फ्रेसियर को चोट पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और अपने मेजेस को इशारा देता है और वो लोग एक रिचुअल फॉर्म करते हैं। मौर्य बताता है ये तो उन 4 लेजेंडरी एम्परर्स में से एक का नाम लेके सबसे पावरफुल स्पेल को यूज कर रहे हैं, लेवल 6 इफ्तल को। और इसी रिचुअल के दौरान फ्रेसियर मर जाता है। इफ्तल को ये देख के बहुत दुख होता है कि मेरा भाई सिर्फ एक बच्चे को बचाना चाहता था और उसके साथ इन्होंने ऐसा करा, तुम लोगों को इसका पछतावा जरूर होगा। मौर्य बोलता है तुम अलग क्यों लग रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? इफ्तल बोलता है मैं इन सबको समझाऊंगा असली मैजिक क्या होता है। तभी वो मेजेस की तरफ बढ़ने लगता है एंड लेवल 9 कॉकेटस स्पेल का यूज करता है, जिससे पूरा जंगल जम जाता है और वहाँ की सारी आंख बुझ जाती है। सारे मेजेस ये देख के शॉक हो जाते हैं। इवन जोचिम भी इस बात पे बिलीव नहीं कर पाता कि इतना ओवर पावर्ड स्पेल ये कैसे यूज कर सकता है। इफ्तल बोलता है ये मेरी ही पुश्ते है ना, मैं इन्हें सिखा के रहूंगा कि आखिर कैसे लड़ते हैं और मैजिक को कैसे यूज करते हैं। इन्होंने आज तक ठीक से मैजिक देखा नहीं। तभी ड्यूक अपनी फोर्स को ऑर्डर देता है कि दिखा दो हम भी मेजेस हैं और वो हमारा एनिमी है, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? तभी सारे मेजेस इफ्तल पे लेवल 5 एक्सप्लोजन एरोस का यूज करते हैं एंड पूरे एरिया में बहुत बड़ी तबाही मचती है, हर जगह आग लग जाती है। ड्यूक ये देख के बहुत खुश होता है कि अब तो ये मर गया होगा, लेकिन जैसे ही धुआं उठता है उनके सामने इफ्तल खड़ा होता है। ये देखते सारे मेजेस डर जाते हैं कि इसने कैसे करा, हमारा निशाना तो एकदम पक्का था। एंड ड्यूक ऑरकोट भी ये सब देख के शॉक हो जाता है। तभी अपनी फोर्स को ऑर्डर देता है कि अब सबसे पावरफुल स्पेल का यूज करो एंड ये सब इफ्तल पे उसी के नाम का स्पेल यूज करते हैं, लेवल 6 इफ्तल। इफ्तल बोलता है कितनी शर्म की बात है, ये मेरे पे मेरे नाम का स्पेल यूज कर रहे हैं। लेकिन इफ्तल खुद को बचाने के लिए लेवल 7 मैजिक गार्ड का यूज करता है और उनके अटैक से बच जाता है। वहाँ पे किसी को भी ये देख के बिलीव नहीं होता कि आखिर ये है कौन, ये कोई मॉन्स्टर है क्या? तभी इफ्तल बोलता है अब मेरी बारी। तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके इन सबके बीच जाके सारे मेजेस को मारता जाता है। वो वहाँ पे किसी को नहीं छोड़ता। इन सब में इतना खौफ बैठ जाता है कि मेजेस इससे डर के भागने लग जाते हैं। इफ्तल इन्हें बोलता है कि तुम्हारी माँ ने इतना नहीं सिखाया, कभी भी वॉर में अपनी पीठ दिखा के नहीं भागना चाहिए, और शुक्र है मेरे भाई का जिसने मेरे को तलवारबाजी सिखाई एंड अपने मैजिक को कंबाइन करके मैं इतना पावरफुल बन गया हूँ और अब स्पेल यूज करने की मेरी बारी। तभी वो आसमान में सर के ऊपर बादल ले आता है। सब लोग घबराने लग जाते हैं, ये वेदर को कैसे कंट्रोल कर रहा है? इफ्तल बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह कोई छोटा मोटा मेज नहीं हूँ, तुम लोगों को क्या पता, मैं पूरी लाइटनिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। और तभी वो इन सब पे लेवल 10 इफ्तल स्पेल का यूज करता है। सब मेजेस पे बिजली गिरा के उन्हें मार देता है। आखिर में वहाँ पे सिर्फ 2 लोग बचते हैं, पहला जोचिम, दूसरा ड्यूक ऑरकोट। जोचिम बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे डैड की सेना से बच के भाग जाओगे? तभी इफ्तल उसे मार देता है। ड्यूक ऑरकोट ये देख के घबरा जाता है और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने मेरे को मारा यानी कि तुम धोखेबाज हो। बट तभी इफ्तल ड्यूक को भी मार देता है कि तुम्हें कैसे लगा, मैं तुम पे दया दिखाऊंगा, जबकि तुमने अपने बेटे को मारना चाहा। और उसी के बाद पूरे टाउन के सामने जोचिम और ड्यूक को फांसी की सजा दे दी गई। एंड आखिर में पता लगता है कि फ्रेसियर जिंदा बच गया। उसे देख के इफ्तल बहुत खुश होता है, उसकी तरफ भागते हुए आता है। तब फ्रेसियर रिवील करता है कि मेरे को इस नेकलेस ने बचा लिया जो कि मेरे पूर्वजों का फैमिली ट्रेजर था। इफ्तल मन में सोच रहा होता है ये तो ऑपरेंस गार्ड है जो कि मैं पहना करता था, और वो फ्रेसियर को हक करके उसे थैंक यू बोलता है कि मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे भाई, तुम जिंदा बच गए। एंड फ्रेसियर ने अपनी जान जोखिम में डाल के जो प्रिंस की जान बचाई उसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला। ड्यूक ऑरकोट की सारी संपत्ति फ्रेसियर के नाम कर दी गई। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इफ्तल अपना मैजिक मौर्य और फ्रेसियर को दिखा रहा होता है। ये दोनों देख के शॉक रह जाते हैं। फ्रेसियर
फ्रेसियर बोलता है हाँ तुमने इतनी बड़ी चीज छुपाई हमसे, इसके पीछे पक्का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। मौर्य भी बोलता है हमें तुम्हारा सीक्रेट सुनना भी नहीं है, कोई बात नहीं तुम उसे अपने तक ही रखो, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो ये बात हम तीनों के बीच ही रहेगी, क्योंकि अगर किसी और को पता लगा तो मुसीबत आ सकती है। तब फ्रेसियर ईफ्तल से पूछता है तो अब तुम क्या करोगे? ईफ्तल बोलता है मैं मैजिक स्कूल जाऊंगा। मौर्य बोलता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी मैजिक स्कूल जाओगे? ईफ्तल उसे जवाब देता है हाँ क्योंकि मेरे को और स्ट्रॉन्गर बनना है। मौर्य इस चीज के लिए उसे शाबाशी देता है कि तुम्हें तलवारबाजी तो आती ही है, अगर तुम अपने मैजिक को कंबाइन करो तो तुम सबसे पावरफुल बन जाओगे। देन सीन शिफ्ट होता है ईफ्तल के घर पे, जहाँ पे उसकी माँ बोलती है ईफ्तल अब तुम 18 साल के हो गए हो, अब तुम्हारा जो मन करे तुम वो बनो और भूलना मत तुम यहाँ पे वापस कभी भी आ सकते हो। ईफ्तल की माँ उसे हक करके रोने लगती है, जहाँ पे वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है, आपने मेरे को बचपन से पाला इस चीज के लिए आपका शुक्रिया। और इन दोनों को रोता देख मौर्य भी रोने लग जाता है, जिसे फ्रेसियर चुप करा रहा होता है एंड ईफ्तल वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक टाउन में पहुंचता है, जहाँ पे वो थोड़ा आराम करने का सोचता है और वो चाय पीते हुए देखता है, जहाँ पे गाँव का बंदा एक एडवर्ड नाम के मेज की तारीफें कर रहा होता है कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, आपका हमारे गाँव में आने से हमारी शान बढ़ गई, कि आप थोड़ा सा मैजिक मेरे स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं। लेकिन तभी एडवर्ड गुस्सा हो जाता है कि तुम थोड़ा सा चुप हो जाओगे, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे शायद तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं एक ए रैंक एडवेंचरर हूँ और तुम 50 साल के होने के बावजूद भी सी रैंक एडवेंचरर हो, तुम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और जब मैं दोबारा बिजी हूँ तो मेरे से बात करने की गलती बिल्कुल मत करना। लेकिन तभी गाँव का बंदा बोलता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे स्टूडेंट्स ने आपके लिए एक पार्टी रखी है, क्या आप शाम की आएंगे? लेकिन एडवर्ड उसे मना कर देता है कि मैं क्यों आऊंगा, और वो अपनी स्लेव को खींच के बोलता है कि मैं आज शाम के इसके साथ बिजी रहूंगा, क्योंकि इसकी बॉडी पे जो क्रेस्ट लगी है वो आज शाम के खत्म हो जाएगी। तभी गाँव का बंदा समझाता है कि अगर आपने इसके साथ क्रेस्ट हटने से पहले कुछ करा तो सारा स्पेल खराब हो जाएगा। दूर बैठे ईफ्तल सोचता है छी कितना घिनौना आदमी है, इसने एक सेक्स स्लेव को रखा हुआ है, शुक्र है मैंने अपने टाइम पे मर्लिन को रेस्क्यू कर लिया था, नहीं तो आज भी वो किसी की स्लेव होती। और उसी वक्त एक बंदा भागते हुए आता है, अरे भागो सारे, वहाँ पे जायंट हॉक आ गया। लेकिन जब सारे वहाँ पे जाके देखते हैं सब लोग घबरा जाते हैं, अरे कोई नाइट्स को बुलाओ, इस वक्त गाँव में कोई एडवेंचरर भी नहीं है। तभी वही टीचर इन सबको बोलता है तुम सब टेंशन मत लो, हमारे बीच मैड फ्लेम के एडवर्ड है, ये एक रैंक ए एडवेंचरर है। तभी सब लोग ये सुन के शांत हो जाते हैं। एडवर्ड इन्हें बोलता है एक जायंट हॉक बी रैंक का होता है और वो ए रैंक वालों के आगे कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं यूं खत्म कर दूंगा। दूसरी साइड ईफ्तल इसे देख के सोचता है यानी 400 साल में ए रैंक वाले अभी भी बहुत खास एडवेंचरर्स हैं। सब लोग एडवर्ड्स को देख के काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी एडवर्ड जायंट हॉक की तरफ बढ़ता है और जायंट हॉक पे होली फ्लेम स्पेल का यूज करके उसे मार देता है। चलो अब शो खत्म हुआ, तुम लोगों को ऐसी चीजें रोज देखने को नहीं मिलेंगी। सब लोग एडवर्ड्स के लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वही लोग डरने लग जाते हैं। जब एडवर्ड पीछे मुड़ के देखता है वो शॉक रह जाता है, जायंट हॉक को एक खरोच तक नहीं आई होती। एडवर्ड बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा सबसे पावरफुल स्पेल था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जायंट हॉक नहीं ऑक बर्सर्क होता है, यानी एडवर्ड का लेवल 4 स्पेल ऑक बर्सर्क पे जरा भी असर नहीं करा, और तभी वो डर के भागने लग जाता है। बट वो खुद को बचाने के लिए मॉन्स्टर समेत लोगों के आसपास दीवार खड़ी कर देता है। मेरे जैसा वैल्यूएबल इंसान तुम लोगों के लिए यहाँ पे क्यों मरे, अब तुम लोगों की बारी, तुम लोग इससे लड़ो। सब लोग घबरा रहे होते, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन तभी ईफ्तल अपना स्पेल यूज करके वो दीवार तोड़ देता है। वहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं और गाँव के लोग काफी खुश होते हैं। ईफ्तल खड़े हुए सोचता है मेरे को पहले लेवल 3 का स्पेल यूज करना पड़ेगा, देन उसी के बीच में लेवल 9 का स्पेल यूज कर दूंगा ताकि गाँव के लोगों को पता न लगे। लेकिन जैसे ईफ्तल ऑर्क बर्सर्क पे लेवल 3 का स्पेल यूज करता है, उसी आग की वजह से ऑर्क बर्सर्क जलने लग जाता है। जैसे वो लेवल 9 के स्पेल की प्रिपरेशन करता है, वो रियलाइज करता है ऑर्क बर्सर्क पे लेवल 3 के स्पेल का काफी गहरा असर हुआ है। एडवर्ड ये देख के शॉक हो जाता है कि मेरा स्पेल लेवल 4 का था फिर भी उस पर काम नहीं करा। तब टीचर बताता है उसने अपने स्पेल को प्रॉपर्ली यूज करा है, इस वजह से उसके पावर में लेवल 5 जितनी ताकत है, जो कि तुम्हारा मैजिक नहीं कर सकता। लेकिन ये बच्चा तो सिर्फ 14 या 15 साल का है, तो इसने कैसे करा? तभी ईफ्तल एडवर्ड को देख के सोचता है कि मैंने अपने स्पेल को अच्छे से रिफाइन करा है, जिसकी मदद से वो इतना अच्छा काम करा। लेकिन ये बंदा ए रैंक का होके भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया, ये तो सबसे बेसिक चीज होती है। लेकिन तभी उसे लगता है वो लोगों के आगे काफी हाईलाइट हो रहा है और वो भीड़ में से निकल के वहाँ से जाने लगता है। बट तभी वो एडवर्ड को बोलता है कि तुम सुनो, अपने से बुजुर्गों को इज्जत देना सीखो, उस टीचर को तुमसे अच्छा मैजिक आर्ट आता है और अभी जो तुमने करा वो अटेम्प्ट टू मर्डर था, अगर मैं वहाँ ना होता तो वो सब लोग मर जाते एंड क्रिमिनल्स को स्लेव्स रखना अलाउड नहीं है, सो उस लड़की को फ्री करो और वो हथकड़ियाँ खुद पे बांध लो। स्लेव को ईफ्तल की इन बातों से काफी असर पड़ता है क्योंकि उसको पहली बार ऐसे किसी ने ट्रीट करा, और तभी ईफ्तल वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो इसलिए उसका पीछा कर रही होती है। जब ईफ्तल उससे मुड़ के पूछता है कि तुम मेरे पीछे आखिर कब तक आओगी, वो इसलिए उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप ही मेरी जान बचा सकते हो, आप मेरे मास्टर क्यों नहीं बन जाते। लेकिन ईफ्तल उसकी बात सुनते ही शॉक हो जाता है कि क्या बोली तुम, मैं तुम्हारा मास्टर कैसे बनूंगा। लेकिन स्लेव उसे बोलती है कि अगर आपने ऐसा नहीं करा तो वो लोग मेरे को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं एक स्लेव होके भी एस्केप कराई हूँ। वो ईफ्तल के आगे गिड़गिड़ाती है। तभी ईफ्तल को समझ आता है कि ये सही कह रही है, अगर इस वक्त उसका कोई मास्टर नहीं भी है, इसकी स्लेव क्रेस्ट इजीली रिमूव नहीं करी जा सकती, क्योंकि उसके करंट मास्टर से उसका लिंक टूट चुका है, और अगर उसे कोई न्यू मास्टर मिलता है तो वो शायद इसे मार भी दे अगर ये उसकी बात नहीं मानेगी तो। तब स्लेव उसे बोलती है आप तो मेरे प्रीवियस मास्टर से लाख गुना अच्छे लगते हो। तब ईफ्तल उससे पूछता है हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो डीमन हो, तो तुम स्लेव कैसे बन गई। तब वो बताती है कि जब
जब से हमारे लोग ह्यूमन से वॉर में हारे हैं उसके बाद से उन लोगों ने हमको स्लेव बना लिया है। इवन मैं डीमन होके भी इतनी डिसेंट हूँ। और यहाँ पे सबसे फेमस मैजिक एकेडमी जिसकी हेडमिस्ट्रेस मर्लिन है, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। हम जैसे डीमंस का इतना शांत खून है फिर भी हम लोगों को इतना सफर करना पड़ता है। मर्लिन नाम सुनते ही ईफ्तल उसे बोलता है, क्या क्या बोली तुम मर्लिन? तब स्लेव उसे बताती है, हाँ वो उन्हीं 4 एम्परर्स में से एक की स्टूडेंट रही थी और इस वक्त तो सबसे पावरफुल मेज है और सबसे फेमस एकेडमी की हेडमिस्ट्रेस। तभी ईफ्तल अपनी पुरानी बातें सोच के रोने लगता है कि 400 साल हो गए, मर्लिन ने इतना कुछ हासिल कर लिया, आखिर वो एक एकेडमी चलाती है, सच में वो अपनी जिंदगी में कामयाब हो गई। जब स्लेव उसे सवाल करती है कि आप क्या बोल रहे हो, तब ईफ्तल उसे बताता है कि डीमंस की जिंदगी काफी लंबी होती है, इसलिए मैं बार बार 400 साल बोल रहा हूँ। और तभी वो स्लेव को देख के सोचता है कि मैं मर्लिन के रिलेटिव को ऐसे यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता, तो मेरे को इसका मास्टर बन जाना चाहिए, इससे इसकी हेल्प हो जाएगी। तभी वो उसे बता देता है कि ठीक है मैं आपसे तुम्हारा मास्टर हूँ। ये सुनते स्लेव शॉक हो जाती है और काफी खुश भी। जब ईफ्तल उसका नाम पूछता है वो अपना नाम एनेस्थेसिया बताती है और ईफ्तल एनेस्थेसिया को लेके टाउन में पहुंचता है। जब एनेस्थेसिया उसे सवाल करती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ईफ्तल उसे बताता है कि मैं यहाँ पे मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस का टेस्ट देने आया हूँ। लेकिन एनेस्थेसिया को बिलीव नहीं होता कि आप मेरे मास्टर होने के बावजूद एक स्टूडेंट की तरह पढ़ोगे, बट आपको जरूरत क्या, आप तो इतने स्ट्रॉन्ग हो। ईफ्तल बोलता है वो सब छोड़ो, अभी हमें आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। तभी ये दोनों एक होटल के आगे पहुंचते हैं, लेकिन एनेस्थेसिया बोलती है कि ये तो काफी महंगा लग रहा है। ईफ्तल उसे बोलता है तुम पैसों की टेंशन मत लो, एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले मेरे को काफी ताकत चाहिए होगी और मैं यहाँ पे बहुत सारा मीट खाने वाला हूँ। देन जैसे ये लोग अंदर एंटर करते हैं स्टाफ इन दोनों को टेबल तक ले जाता है, लेकिन आसपास के लोग एनेस्थेसिया को देख के बातें कर रहे होते हैं, छी एक स्लेव यहाँ पे क्या कर रही है। और जब ईफ्तल अपनी सीट पे बैठता है तभी वो देखता है एनेस्थेसिया नीचे बैठ जाती है। वो उससे पूछता है अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो, ऊपर बैठो ना। लेकिन वो उसे बोलती है मेरे ऊपर बैठना ठीक होगा। ईफ्तल उसे बोलता है अरे हाँ ऑफ कोर्स होगा, मैं बोल रहा हूँ बैठो तुम। लेकिन एनेस्थेसिया बोलती है कि स्लेव्स को उनके मास्टर के आगे हमेशा घुटनों पे बैठना चाहिए ताकि वो जैसी ऑर्डर दे हम उसे पूरा कर दें। ईफ्तल उसे बोलता है मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, बट फिर भी एनेस्थेसिया में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो ईफ्तल के आगे सीट पे बैठे और वो उसे देख के सोच रहा होता है इसके स्लेव बनने के बाद लोगों ने इस पे कितनी क्रूरता दिखाई होगी कि अपने मास्टर के आगे सीट पे बैठने से कतरा रही है। और तभी अपना हाथ बढ़ा के उसे ऑर्डर देता है चुपचाप जाके सीट पे बैठो। जैसे एनेस्थेसिया चेयर पे बैठती है उसे वो काफी कंफर्टेबल लगती है, बट तभी वहाँ का स्टाफ आगे ईफ्तल को बोलता है कि हमें माफ कर दीजिए सर, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नीची जात के लोग चेयर पे नहीं बैठ सकते क्योंकि ये एक लग्जरी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग आते हैं। और बुरा ना माने तो आपके पास अपनी मील के पैसे भी हैं, शायद हमारे स्टाफ ने आपको बैठा के कुछ गलती कर दी। तभी एनेस्थेसिया बोलती है कि चलिए मास्टर हम बाहर चल के कहीं खा लेंगे। लेकिन तभी ईफ्तल टेबल पे 3 ड्रैगन ड्रॉप फेंकता है, जिसे देखती वो वेटर हैरान रह जाता है। ईफ्तल उसे बोलता है अगर ये कम पड़ रहे हो तो मेरे पास और भी हैं। वो स्टाफ मेंबर शॉक रह जाता है कि ये ड्रैगन ड्रॉप तो एकदम असली है, कि एक ड्रैगन ड्रॉप तो 500 गोल्ड के बराबर है। तभी ईफ्तल उसे ऑर्डर देता है कि मेरे लिए यहाँ का सबसे अच्छा मीट लेके आओ। तभी वो स्टाफ मेंबर माफी मांगता है और अपने दूसरे स्टाफ को बोलता है कि सर और मैडम के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे खाना परोसो। ईफ्तल सोचता है मैंने इन्हें इनके औकात से कई ज्यादा पैसे दे दिए और ये ड्रैगन ड्रॉप्स उसको उसकी माँ ने दिए होते हैं। तभी स्टाफ इनके आगे खाना सर्व कर देते हैं, जहाँ पे ईफ्तल एनेस्थेसिया को खाने को बोलता है, लेकिन वो उसे बोलती है कि एक स्लेव के लिए ऐसे खाना ठीक होगा। लेकिन ईफ्तल उसे समझाता है अभी हम कुछ टाइम तक साथ रहने वाले हैं, तो ये समझ लो जब जब तुम मेरे पास होती हो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। एनेस्थेसिया ये बात नोटिस कर लेती है। ईफ्तल उसे बोलता है खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, या तो तुम्हें मीट पसंद नहीं है। एनेस्थेसिया बोलती है नहीं नहीं मेरे को पसंद है। और वो उसे बोलता है कि तुम्हारे स्लेव बनने के बाद तुमने काफी सफर करा है, इस वजह से तुम काफी हिचकिचा रही हो, लेकिन ध्यान रखना अगर मैं भी तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर दूं तो तुम मेरे पे गुस्सा कर सकती हो। लेकिन एनेस्थेसिया इस चीज का मतलब समझ ही नहीं पाती। तभी ईफ्तल को रियलाइज होता है कि इतने टाइम से स्लेव थी कि इसे पता ही नहीं गुस्सा करना क्या होता है। तब वो उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो अपने लिए आवाज उठाओ। तब जाके एनेस्थेसिया ईफ्तल की बात समझ जाती है। तभी अगली सुबह ईफ्तल एनेस्थेसिया को लेके क्रोन मैजिक एकेडमी पहुंच जाता है, जहाँ पे चलते वक्त एनेस्थेसिया ईफ्तल का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे ड्रेस दिलाई होती है। ईफ्तल उसकी तारीफ करता है कि ये तुम पे जच रही है। लेकिन तभी एनेस्थेसिया उसे सवाल करती है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तभी ईफ्तल उसे बताता है कि मैजिक एकेडमीज में दाखिला लेना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पे प्रैक्टिस करना काफी हार्ड होता है, लेकिन अगर कोई यहाँ से सीख जाता है तो उसके लिए जॉब्स मिलना बहुत आसान हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ आती है और मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी एग्जाम देना चाहिए। एनेस्थेसिया काफी घबरा जाती है कि क्या मैं? ईफ्तल उसे बोलता है हाँ हाँ इस एग्जाम को कोई भी दे सकता है और मे भी इसी के बाद शायद तुम्हें कोई जॉब भी मिल जाए। लेकिन एनेस्थेसिया को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तब ईफ्तल उसे देख के सोचता है कि इसमें बहुत से लोगों से बहुत ज्यादा मैजिकल टैलेंट है, तो ये कर लेगी। आखिर ये मर्लिन की रिलेटिव है। तभी अकेडमी का एक हेड बोलता है कि तुम्हारा एग्जाम का फर्स्ट टेस्ट शुरू होने वाला है जिसमें तुम्हारा बैटल रॉयल होगा। तब एग्जामिनर बोलता है मेरा नाम है फ्रांस और अब हम एग्जामिनेशन का फर्स्ट राउंड शुरू करेंगे। बैटल रॉयल तुम लोग तब तक लड़ोगे जब तक तुम में से सिर्फ 5 लोग नहीं बच जाते। तुम चाहे मैजिक का यूज करो या वेपन या किसी भी मेथड का, ताकि तुम इस फील्ड से अपने राइवल को नॉकआउट कर सको। तो अब हम एग्जामिनेशन शुरू करते हैं। तुम में से 50 बंदे रिंग के अंदर आ जाओ। मेरी तरह एक बी रैंक एडवेंचरर का यही काम है, यहाँ पे तुम सबका एग्जामिनर बनना। मेरे को ये एकेडमी पैसे इसी बात के देती है ताकि मैं हर साल तुम जैसे बच्चों को लड़ते हुए देखूं। तभी उसकी नीचे नजर पड़ती है जहाँ पे ईफ्तल और एनेस्थेसिया को सब लोग घेर लेते हैं। एग्जामिनर सोच रहा होता है इस
बैटल रॉयल का यही तो रूल है, तुम लोग सबसे पहले कमजोर बंदे को मारो। लेकिन तभी ईफ्तल कुछ लोगों को नॉकआउट कर देता है। ये चीज देख के एग्जामिनर हैरान रह जाता है, बट तभी वहाँ पे सब लोग आपस में टीम अप कर लेते हैं। एग्जामिनर सोचता है इस फाइट का एक और रूल है, अगर कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग है तो उसको तुम सब टीम अप करके एक साथ मारो। लेकिन जैसे ही वो लोग ईफ्तल पे अटैक करते हैं तभी एनेस्थीसिया अपना मैजिक यूज करके उन सबको मार देती है और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। ईफ्तल उससे पूछता है तुम्हें मैजिक का यूज करने के लिए इनकेंटेशंस की जरूरत पड़ती है? एनेस्थीसिया ईफ्तल से पूछती है हाँ मेरे को तो करना पड़ता है, आपको नहीं करना पड़ता क्या? ईफ्तल बोलता है बहुत कम, लेकिन जब भी मैं करता हूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज करता हूँ। तभी ईफ्तल लेवल 4 सिल्फ लीप स्पेल का यूज करता है। ये देखते फ्रांस शॉक रह जाता है, ये लेवल 4 का स्पेल यूज कर रहा है, वो भी पैरेलली। वहाँ के और भी पार्टिसिपेंट्स ये देख के शॉक रह जाते हैं और वो स्पेल से वहाँ के सब लोगों को नॉकआउट कर देता है। इवन एनेस्थीसिया को भी बिलीव नहीं होता कि आपने ये मैजिक बिना चैंटिंग के करा, और इसी पॉइंट पे ये दोनों इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में जहाँ पे इन लोगों का रिटन टेस्ट हो रहा होता है। लेकिन जब एग्जाम ओवर हो जाता है एनेस्थीसिया ईफ्तल से पूछती है आपका टेस्ट कैसा गया मास्टर? वो बताता है क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने उन्हें मैनेज कर लिया। तब एनेस्थीसिया उससे पूछती है क्या आपने सबके आंसर दे दिए? ईफ्तल बोलता है हाँ तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए सबके तो आंसर देने थे। तब वो बताती है आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर करने थे जिस फील्ड में आप बेस्ट हो। ये सुनते ईफ्तल शॉक रह जाता है और दूसरी तरफ एकेडमी के प्रिंसिपल भी ईफ्तल के मार्क्स देख के शॉक हो जाते हैं कि ये कौन सा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स 958 है। दूसरा टीचर बताता है इस स्टूडेंट का नाम तो उन 4 लाइटनिंग एम्परर्स में से एक पे है। ईफ्तल तब प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उसने पक्का चीटिंग करी होगी। तभी रूम में फ्रांस एंटर करता है और वो बताता है उसी बच्चे ने पहले एग्जाम में लेवल 4 का स्पेल यूज करा था, जिसे सुनते प्रिंसिपल को बिलीव नहीं होता और बाकी टीचर्स बोलते हैं लेवल 4 का स्पेल तो बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद भी नहीं कर पाते, एंड मैं श्योर हूँ हमारी फैकल्टी में भी लेवल 4 का स्पेल कोई यूज नहीं कर सकता, तो उसने कैसे कर दिया? लेकिन फ्रांस बोलता है उस पे स्किल्स हैं, इसलिए सेकंड एग्जाम भी उसने फेयरली कंप्लीट करा होगा। प्रिंसिपल बोलते हैं पक्का ये लाइटनिंग एम्परर का दूसरा रूप है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सब स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं। वहाँ पे ईफ्तल भी अपना नंबर ढूंढ रहा होता है, बट तभी एनेस्थीसिया उसके पास आके बोलती है मास्टर मैं पास हो गई, ये सब आपकी वजह से हुआ है एंड मेरे को इन लोगों ने स्पेशल क्लास में जगह दी है। ईफ्तल उसको ग्रीटिंग्स देता है कि बहुत अच्छी बात है तुम पास हो गई, अब तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की लाइफ जी सकोगी, लेकिन अभी मेरे रिजल्ट देखना रह गया। लेकिन जैसे ईफ्तल बोर्ड पे देखता है वहाँ पे उसका नंबर लिखा ही नहीं होता। ये चीज देख के वो काफी शॉक होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इन लोगों ने मेरे को क्वालिफाई नहीं करा। एनेस्थीसिया को भी इस बात पे बिलीव नहीं होता कि ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन लोगों से पक्का कोई गलती हुई है। लेकिन ईफ्तल सोचता है मेरा टेस्ट तो इतना अच्छा गया था तो इन लोगों ने मेरे को फेल कैसे कर दिया? क्या पता किसी पॉइंट पे हम सब स्टूडेंट्स का मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिया गया हो, इसी वजह से शायद मैं पास नहीं हुआ। लेकिन एनेस्थीसिया को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है मैं इनकी कंप्लेंट करने जा रही हूँ। लेकिन जैसे ईफ्तल उसे रोकता है एनेस्थीसिया अपने सामने एक बोर्ड देखती है जहाँ पे वो पढ़ती है ईफ्तल इस एकेडमी का हाईएस्ट स्कोरर है एंड वो इलाइट स्टूडेंट्स में गिना जाएगा। मास्टर आपका नाम तो इन लोगों ने अलग से रखा है। लेकिन ईफ्तल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, वो जस्ट इस एग्जाम में सिंपली पास होना चाहता था, ना कि सबके आगे हाईलाइट होना चाहता था। तभी एनेस्थीसिया उसके पास एक कागज लाती है जिसके अंदर इलाइट स्टूडेंट्स के बेनिफिट के बारे में लिखा होता है कि उनको फ्री फूड, फ्री ट्यूशन, फ्री बोर्ड सब मिलेगा। तब ईफ्तल बताता है ये जस्ट इनकी पीआर एक्टिविटीज है एंड मेरे को दूसरी एकेडमी में इवेंट्स ज्वाइन करने का भी मौका मिलेगा, ये तो अच्छी बात है, बट मेरे को इतना सब नहीं चाहिए था। मेरे को जस्ट इस स्कूल की लाइब्रेरी यूज करनी थी और एप्टीट्यूड टेस्ट करना था, लेकिन इतने बेनिफिट्स के साथ तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा। तभी एकेडमी में चलते हुए उसे मर्लिन दिखती है, जिसे देखती वो शॉक हो जाता है एंड उससे छुप जाता है। ये तो पक्का मर्लिन है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है और ये इतनी बड़ी हो गई, मेरा भले ही पुनर्जन्म हुआ है लेकिन मैं पुरानी ईफ्तल की तरह दिखता हूँ, तो शायद ये मेरे को पहचान लेगी। लेकिन मैं इसको यहाँ पे अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है तो यहाँ पे चीजें बहुत जल्दी बिगड़ जाएंगी। तभी वो एनेस्थीसिया को बोलता है अरे हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरे को स्कूल देखना है। उसी वक्त मर्लिन को ऐसा फील होता है उसके पीछे मास्टर खड़े हैं, लेकिन जैसे वो पलट के देखती है वहाँ पे कोई नहीं होता। लेकिन जब वो अपने आसपास देखती है ईफ्तल भाग रहा होता है, वो उसे बोलती है अरे रुको तुम, लेकिन ईफ्तल उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। तभी वो ईफ्तल की तरफ भागते हुए जाती है और उसके सामने आके उसे रोक देती है। बच्चे मेरे को तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम्हें लाइटनिंग एम्परर के बारे में पता है? ईफ्तल सोच रहा होता है इस वक्त मैं स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी रिवील नहीं कर सकता। और वो बोलता है लाइटनिंग एम्परर तुम क्या कहना चाह रही हो? और वो एनेस्थीसिया को बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी वो मर्लिन से बच के भाग जाता है। लेकिन जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं ईफ्तल एनेस्थीसिया को बोलता है तुम उसे पहचान ही नहीं थी क्या? एनेस्थीसिया बताती है हाँ वो मर्लिन थी ना, मेरी दूर की रिश्तेदार, मैं उनके आगे एम्बेरस हो गई थी क्योंकि मैं उनसे आज तक मिली नहीं हूँ, और वो डीमन किंग की बेटी है जो हमारे क्लैन के हेड थे आज से 10 जनरेशन पहले। तभी ईफ्तल सोच रहा होता है मर्लिन तुम्हें तभी नहीं पहचानी क्योंकि तुम उसकी दूर के रिश्तेदार हो। लेकिन मर्लिन यहाँ पे क्या कर रही थी? उसको तो एल्टेना मैजिक एकेडमी में होना चाहिए था ना। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल स्पीच देके बच्चों को ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं कि तुम सबके इस एकेडमी में आने के लिए शुक्रिया। जिन बच्चों को सिलेक्शन हो गया हमने उन्हें 2 क्लासेस में बांट दिया, एक स्पेशल और जो सबसे ज्यादा स्पेशल है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करो और मैजिक सीखो। एंड मैं हमारे बीच आज एक गेस्ट भी लाया हूँ जो अल्टेना मैजिक एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस है मर्लिन।
मर्लिन। तभी मर्लिन आगे आगे अपनी स्पीच देती है, आप सब बच्चों का इस मैजिक एकेडमी में स्वागत है, होप सो आप सब यहाँ से कुछ सीख के ही जाओ और अच्छे मैजिशियन बनो। दूसरी साइड ईफ्तल सोचता है अब मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे परमानेंट टीचर नहीं है, सिर्फ एज अ गेस्ट आई है। लेकिन तभी प्रिंसिपल बोलते हैं अब हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की बारी, जो कि एक स्पेशल इलाइट स्टूडेंट है, ईफ्तल ऑरकॉट। ये बात सुनते ही मर्लिन शॉक रह जाती है। ईफ्तल स्टेज पे आते सोच रहा होता है इससे बुरा क्या हो सकता है, अब उसे पक्का शक हो जाएगा मेरे पे। एंड मर्लिन ईफ्तल को शक की निगाहों से घूर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ईफ्तल को कुछ लड़कियों ने घेर रखा होता है और एनेस्थीसिया ये चीज देख के चिढ़ रही होती है कि मैं इन्हें पहले मिली थी, ये सब कहाँ से आ गई। तभी वहाँ पे मर्लिन आती है और सब लड़कियों उसे देख के भाग जाती हैं। वो ईफ्तल से सवाल करती है, ईफ्तल उसे देख के शॉक हो जाता है। मर्लिन बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में पता करा, तुम्हारा नाम ईफ्तल है ना। ईफ्तल सोच रहा होता है ये तो पहले से ज्यादा बोलने लग गई। तब मर्लिन उससे सवाल करती है तुम्हें पुनर्जन्म के बारे में पता है क्या। ईफ्तल उसे देख के सोचता है ये तो पहले से कितनी ज्यादा तेज हो गई, ये हर चीज ढूंढ निकालती है। और वो उसे बोलता है अरे ये पुनर्जन्म क्या होता है। मर्लिन उसे बोलती है मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, तुम्हारा स्कोर इतना ज्यादा है कि जैसे उन 4 एम्प्रेस में से किसी एक ने मजे के लिए स्कूल को ज्वाइन करा हो। एंड इवन हमारा स्टाफ भी तुम्हारे आंसर्स देख के शॉक रह गया, उन्हें पता ही नहीं लगा कि तुमने किस मेथड से आंसर निकाले हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे आंसर आज से 400 साल पुरानी थ्योरी पे बेस्ड है, तो तुम अभी से कैसे एक्सप्लेन करोगे। लेकिन ईफ्तल के लिए वो क्वेश्चंस इतने इजी थे कि उसे टाइम गैप का रियलाइज ही नहीं होता। बट तभी मर्लिन उसे माफी मांगती है कि तुम एकदम उनकी तरह लगते हो जो मेरे सबसे करीबी थे, मुझे माफ करना। जहाँ भी मेरे मास्टर की बात आती है मैं थोड़ी गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं हुआ, बट तुम उन 4 एम्प्रेस में से किसी के रिलेटिव रहे होगे। ईफ्तल बोलता है हाँ अगर मैं इसे यही पट्टी पढ़ा दूं तो मेरे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पे सब स्टूडेंट सोच रहे होते हैं मर्लिन इस स्टूडेंट को इतनी पहले से कैसे जानती है। लेकिन ईफ्तल रियलाइज करता है कि उसे इस एकेडमी में सिर्फ मैजिक सीखना है और वो उसके कान में बताता है कि लाइटनिंग एम्परर की एक बीवी थी और सबसे छुप के उन्होंने एक बच्चा करा जिसको वो एकदम अलग जगह पे रखते थे, जहाँ पे वो बच्चा हमेशा से अपने मैजिक की प्रैक्टिस करता आया है। उस बच्चे का मैजिकल एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा था एंड लाइटनिंग एम्परर ने उसे सब सिखाया जो उन्हें आता था। लेकिन तभी मर्लिन को गुस्सा आ जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मेरे को इस बारे में कभी नहीं बताया। तभी ईफ्तल बोलता है कि मुझे तो ये भी पता है वो इसी गम में मरे थे कि उनपे कोई भी मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं था। तभी मर्लिन उसका मुंह बंद करवा देती है कि इस बारे में यहाँ पे किसी को नहीं पता, इन चीजों से उनकी इमेज खराब होगी, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। लेकिन एट देन मर्लिन को ईफ्तल पे विश्वास हो जाता है कि वो लाइटनिंग एम्परर का ही कोई रिलेटिव है। तभी ईफ्तल बताता है मेरा नाम है ईफ्तल ऑरकॉट द 13th। लेकिन मर्लिन रिवील करती है उन्होंने मेरे को आज तक इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई, मेरे को इसी बात का बुरा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा क्लैन कोई अकेला नहीं था जो ईफ्तल का पाथ फॉलो कर रहा था और तुम ही अकेले नहीं हो जो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी ईफ्तल रियलाइज करता है मर्लिन भी तो 400 साल से प्रैक्टिस कर रही होगी ना। और तभी मर्लिन उसे चैलेंज देती है तुम क्लास के मॉक बैटल्स में पार्टिसिपेट तो करोगे ना, तो उसी वक्त तुम अपना मैजिक मेरे से कंपेयर करना। ईफ्तल सोचता है मेरे को पक्का यकीन है मैं इससे आसानी से जीत जाऊंगा और इसे चीजें पता लग जाएंगी। लेकिन फिर भी वो उसकी 400 साल की प्रिपरेशंस देखना चाहता था, इसलिए वो उस चैलेंज के लिए हाँ कर देता है। और उसी के बाद से पूरे स्कूल में ये खबर फैल जाती है कि मर्लिन और ईफ्तल का आपस में बैटल होने वाला है, जिसके लिए सब बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता है ईफ्तल चाहे जितना स्पेशल स्टूडेंट हो लेकिन वो मर्लिन को नहीं हरा पाएगा। एंड ईफ्तल ने मर्लिन का ये ऑफर इसलिए एक्सेप्ट करा था क्योंकि वो सिर्फ ये देखना चाहता था कि 400 साल से उसकी स्टूडेंट ने क्या प्रिपरेशन करी। तभी इनका बैटल शुरू होने वाला होता है, जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। सब बच्चे इनको चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे मर्लिन की साइड होते हैं। ये सब लोग इतना शोर मचाते हैं कि एनेस्थीसिया को अपने कान बंद करने पड़ जाते हैं। और दूसरी साइड ईफ्तल सोच रहा होता है मर्लिन तुम कितनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ आज तक तुमने क्या सीखा। तभी वो मर्लिन को बोलता है तो चलो हम अपना बैटल शुरू करते हैं। मर्लिन उसे कहती है तो दिखाओ मेरे को आज तक तुमने क्या सीखा। उसी वक्त ईफ्तल मर्लिन पे लेवल 6 फ्लेयर बर्स्ट स्पेल का यूज करता है, जिस स्पेल को देखते ही वहाँ के सब टीचर्स और स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं। इवन मर्लिन को भी इस बात पे बिलीव नहीं होता कि ईफ्तल ने बिना इंकेंटेशन के लेवल 6 का स्पेल यूज करा। लगता है मैंने तुम्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया। लेकिन तभी मर्लिन लेवल 7 परफेक्ट वॉल स्पेल यूज करके ईफ्तल के अटैक से बच जाती है, जिसको देख के ईफ्तल को काफी खुशी होती है। लेकिन मर्लिन उसे बोलती है इस एज में तुमने लेवल 6 का स्पेल यूज करा, शायद मुझे तुम्हारी स्टोरी पे बिलीव कर लेना चाहिए, लेकिन मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है। चाहे तुम अपने क्लैन के 13th वारिस हो, लेकिन मैं भी ईफ्तल की फेवरेट स्टूडेंट हूँ। उसी वक्त वो भी लेवल 6 फ्लेयर बर्स्ट स्पेल का यूज करती है, लेकिन ईफ्तल भी लेवल 7 की वॉल बना के उससे बच जाता है। मेरा जब से इस दुनिया में जन्म हुआ है मैंने अभी तक किसी को लेवल 6 का स्पेल यूज करते हुए नहीं देखा। मर्लिन उसे बोलती है तुम मेरे से लड़ते हो, हंस क्यों रहे हो। तभी वो हवा में जाके दोबारा से उस पे वही स्पेल यूज करती है। वहाँ पे ब्लास्ट होते ही सब बच्चे घबरा जाती है, इवन एनेस्थीसिया भी डर जाती है। मर्लिन बोलती है हर किसी को एक पावरफुल स्पेल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर तुम्हें मास्टर ईफ्तल की तकनीकें पता है तो तुम एक साथ कई पावरफुल स्पेल का यूज कर सकते हो। तभी ईफ्तल बोलता है हाँ मेरे को पता था तुम यही स्पेल यूज करोगी, इसलिए मैंने अपना स्पेल रेडी रखा, लेवल 7 एविल फ्रॉस्ट, जिसकी मदद से वो सारी फ्लेम्स को जमा देता है। मर्लिन ये चीज देख के हैरान रह जाती है, ये मेरे स्पेल के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, इसने मेरी सारी फ्लेम्स को जमा दिया। लेकिन तभी ईफ्तल उस पे अटैक करने के लिए आइसिंग टाइटन स्पेल का यूज करता है कि अब तुम कैसे बचोगी, ये तुम्हारे पे इतनी स्पीड से अटैक करेगा कि तुम्हारे पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होगा। लेकिन तभी मर्लिन एक वॉल बना के उस स्पेल से बच
जाती है, लेकिन ईफ्तल रुकता नहीं एंड एक और स्पेल का यूज करके मर्लिन पे लगातार अटैक करता है। लेकिन मर्लिन भी हार ना मानते हुए अपने आगे वॉल्स बनाती जाती है, जिससे कि वो ईफ्तल के अटैक से बचती है। और आखिर में ईफ्तल एक बड़े स्पेल का यूज करता है, जहाँ पे मर्लिन की तरफ एक बड़ी आइसिंग टाइटन बढ़ रही होती है और वो सोचती है क्या ये मेरे को टेस्ट कर रहा है, लेकिन मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी वो अपने आगे एक बड़ी वॉल बना लेती है, जिससे वो ईफ्तल के अटैक से बच जाती है। लेकिन ईफ्तल के अटैक उस पर इतना भारी पड़ता है कि वो इस डिफेंस में अपनी सारी ताकत लगा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी मर्लिन की वॉल टूटने लग जाती है। और इसी पॉइंट पे ईफ्तल उसकी गलतियां निकालता है कि तुम्हारी कास्टिंग टेक्निक इम्परफेक्ट है, भले मैजिक की प्योरिटी सेम हो, और इस तरह तुम मेरे आइसिंग टाइटन को कभी नहीं रोक पाओगी। मर्लिन उसे बोलती है तुम चुप रहो, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है ये बैटल के बीच में मेरी गलतियां क्यों निकाल रहा है। लेकिन एक मिनट, ये शायद मेरी गलतियां नहीं निकाल रहा, ये तो उन्हें ठीक करने का ट्राई कर रहा है, बिल्कुल मास्टर ईफ्तल की तरह। और तभी मर्लिन लेवल 7 की वॉल का मल्टीकास्ट करती है, जिसकी मदद से उसकी वॉल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड वो उस अटैक को सक्सेसफुली डिफेंड कर लेती है। बहुत बढ़िया, तुमने मेरे अटैक को मल्टीकास्टिंग से रोका, लेकिन मल्टीकास्टिंग का मतलब है तुम अपने दिमाग पे फोकस करके अपनी माना बिल्ड करो। लेकिन उसी वक्त मर्लिन का ध्यान बैटल पे से हट जाता है। ईफ्तल बोलता है कि मेरे एंसेस्टर्स ने तुम्हें ये नहीं समझाया कि बैटल पे लड़ते वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। उसी वक्त वो मर्लिन पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी मर्लिन लेवल 8 टेलीपोर्ट स्पेल का यूज करके वहां से गायब हो जाती है एंड ईफ्तल के पीछे आके दोबारा से वो फ्लेयर बर्स्ट स्पेल का यूज करती है, जहाँ पे सब टीचर्स और स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। सबको लगता है ये लड़ाई ईफ्तल हार गया, लेकिन तभी मर्लिन हंसने लग जाती है क्योंकि उसे ये चीज रियलाइज हो जाती है कि ईफ्तल ने उसका ये अटैक भी डॉच कर लिया। तभी ईफ्तल उसको बोलता है हाँ मुझे तुम पे अटैक करते हुए पता था कि तुम शायद टेलीपोर्ट स्पेल का यूज कर सकती हो, इसलिए मैं रेडी था। मर्लिन उसकी बातें सुन के हंसने लग जाती है, तुम्हारी टेक्निक्स तो बिल्कुल सेम मेरे टीचर की तरह है, जिनको मैं 400 साल से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ, और मैं किसी ऐसे बंदे से हार रही हूँ जिसका मेरे मास्टर की तरह नाम भी सेम है और टेक्निक्स भी सेम है, लेकिन तुम शक्ल से भी उन्हीं की तरह लगते हो। ये काफी नॉस्टैल्जिक है, लेकिन इस बारे में कैसा रहेगा अगर मैं अपना सबसे पावरफुल स्पेल तुम पे यूज करूँ इस फाइट को एंड करने के लिए। अगर तुमने इस चीज को भी डिफेंड कर लिया तो मैं हार मान लूंगी। ईफ्तल सोचता है यानी तुमने अभी तक हार नहीं मानी, लेकिन जैसे ही मर्लिन बोलती है लेवल 8 थॉर्स हैमर, ईफ्तल सोचता है इसका सीक्रेट पावरफुल स्पेल ये है। मर्लिन बोलते है तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ नॉर्मल थॉर हैमर है, लेकिन जैसे उसका ध्यान जाता है मर्लिन उस स्पेल को अपने दूसरे हाथ से भी मल्टीकास्ट करती है, लेकिन ईफ्तल उसके अटैक से बच जाता है। अब मुझे समझ आया ये स्पेल इसका सीक्रेट क्यों है, क्योंकि मल्टीकास्टिंग का यूज कर रही है। लेकिन तभी मर्लिन अपने एक पैर से उस स्पेल का तिवारा मल्टीकास्ट करती है, लेकिन ईफ्तल उन अटैक्स को भी डॉच कर लेता है। मुझे नहीं पता था इस पर इतनी बढ़िया टेक्निक है, लेकिन जैसे ईफ्तल को रियलाइज होता है वो देखता है मर्लिन अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों से थॉर्स हैमर स्पेल को मल्टीकास्ट कर रही होती है, और इसी वक्त मर्लिन हवा में उड़ते हुए ईफ्तल पर अटैक करने के लिए एनर्जी बना रही होती है। मर्लिन की इन टेक्निक्स को देख ईफ्तल बहुत खुश होता है कि मेरे पुनर्जन्म में भी मैंने इतनी अमेजिंग टेक्निक कभी नहीं देखी। तभी मर्लिन मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, यानी मेरे मरने के बाद इन 400 सालों में तुमने बहुत मेहनत करी, लेकिन मेरे को तुम्हारे अटैक का जवाब देना पड़ेगा। आखिर मैं भी तो लाइटनिंग एम्परर ईफ्तल हूँ। तभी ईफ्तल अपना खुद का स्पेल यूज करने की सोचता है, लेकिन मर्लिन उस पर अटैक करते हुए बोलती है अब तुम इससे बच के दिखाओ, और जैसे वो अपना स्पेल कास्ट कर देती है उसी वक्त ईफ्तल अपना स्पेल यूज करता है लेवल 10 ईफ्तल, और वहाँ पे पूरे एरिया में लाइटनिंग होती है, जिसको देख के मर्लिन सोच रही होती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे थॉर्स हैमर की माना ये लाइटनिंग्स कैसे एब्जॉर्ब कर रही हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन ये एक ही बंदा कर सकता है। तभी उसे पुरानी जंगलों की बात याद आती है, जहाँ पे ईफ्तल मर्लिन को बचाने के लिए लेवल 10 का स्पेल यूज करता है, लेकिन उसी पॉइंट पे ईफ्तल अपना मैजिक कैंसिल कर देता है और मर्लिन हवा में से नीचे गिरने लग जाती है। सब लोग ये देख के काफी हैरान होते हैं। तभी मर्लिन सोचती है ईफ्तल का एक सीक्रेट चाइल्ड ऐसा हो ही नहीं सकता, और उनकी वो एबिलिटी कि अपने एनिमीज का अटैक प्रिडिक्ट कर लेना एंड लेवल 10 ईफ्तल स्पेल यूज करना, ये सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, लाइटनिंग एम्परर ईफ्तल। तभी वो ईफ्तल से सवाल करती है कि मुझे सच बताओ आपका पुनर्जन्म हुआ है ना। ईफ्तल उसे बोलता है मुझे पहले रियलाइज हो गया था कि तुम्हें ये चीज पता लग गई है, सो मुझे तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मर्लिन ये बातें सुन के बहुत खुश होती है। ईफ्तल बोलता है सिर्फ यही एक सीक्रेट है अब जो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे आखिरी स्पेल ने मेरे को काफी शॉक करा, यानी तुम मेरे जाने के बाद 400 साल अच्छे से मेहनत करी हो। मर्लिन बोलती है सच में आखिर मैंने दोबारा आपको देख लिया, मेरे 400 साल मेहनत करना सफल हुए, और वो इसी बात पे रोने लग जाती है। ईफ्तल उसे बोलता है अरे तुम अब बच्ची नहीं रही, रो मत। मर्लिन बोलती है लेकिन आपके आगे तो मैं आपकी स्टूडेंट ही हूँ ना। तभी इन दोनों के पास एनेस्थीसिया भागते हुए आती है, लेकिन जैसी मर्लिन की नजर उस पे जाती है वो ईफ्तल पर गुस्सा हो जाती है कि तुम एक स्टूडेंट हो, उसके बावजूद भी तुमने एक स्लेव रखी है। ईफ्तल घबरा जाता है अरे नहीं नहीं ये किसी मुसीबत में थी, मैंने तो इसको जस्ट बचाया है। तब मर्लिन को रियलाइज होता है, वो बोलती है हाँ पक्का इसके पीछे कोई रीजन होगा। लेकिन जब एनेस्थीसिया ईफ्तल की तारीफ कर रही होती है तभी सब स्टूडेंट्स और टीचर्स ईफ्तल की तरफ भागते हुए आते हैं कि आप स्कूल के टीचर बन जाओ, आप हमें पढ़ाओ। लेकिन जब मर्लिन ईफ्तल से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, ईफ्तल बताता है मैं तो जस्ट एज अ स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आया था और मुझे पता था ऐसा जरूर होगा। तब मर्लिन बताती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं। तभी मर्लिन इन दोनों को लेकर अपने साथ एक मेंशन पे पहुंचती है। ईफ्तल को याद आता है ये तो मेरा ही मेंशन था, यानी कि मर्लिन इसको 400 सालों से संभाल रही थी। तभी मर्लिन बोलती है तुम दोनों यहाँ पे वेट करो, मैं अभी पेपर वर्क खत्म करके आती हूँ। जब ईफ्तल इस बारे में पूछता है मर्लिन बताती है कि तुम दोनों को मैंने अडॉप्ट कर लिया, तुम मेरे अब अप्रेंटिसेस हो, मैं
कोशिश करूंगी पेपर वर्क जल्दी खत्म हो और अब तुम अकेडमी की हर फैसिलिटी यूज कर पाओगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था इफ्तल मैं तुम्हारे साथ स्कूल जाया करूंगी, बस जल्दी से तुम्हारे स्कूल चालू हो, फिर तुम्हें मैं यूनिफॉर्म भी दिलाऊंगी। लेकिन इफ्तल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब मर्लिन उसे बताती है कि मैं ऑल्टेना मैजिक अकेडमी की हेड मिस्ट्रेस हूँ, इसलिए मैं अपनी अथॉरिटीज यूज करके तुम दोनों का अपनी अकेडमी में एडमिशन करवाऊंगी। तभी इफ्तल सोचता है ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं मर्लिन की अकेडमी में अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, ये स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है और इसे मेरा सीक्रेट भी पता है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। और वो मर्लिन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसे हक करके थैंक यू बोलता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इफ्तल एनेस्थीसिया को लेकर ट्रेजर ढूंढने जा रहा होता है। जब एनेस्थीसिया इस बारे में पूछती है, वो बताता है अब मुझे स्वॉर्ड चलानी आती है, तो इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। एनेस्थीसिया बोलती है तो किसी मेरे जैसे का यहाँ पे आना ठीक होगा? तब वो बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि मर्लिन तो हमारे एनरोलमेंट पेपर्स पास करवाने में बिजी है, सो हम कहीं भी जा सकते हैं। और तभी जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, इनके आगे एक चिराग गिरता है जिसमें से जिन्नी निकलता है, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता, यहाँ से वापस जाओ, तुम लोग चोर हो। लेकिन इफ्तल बोलता है हम चोर नहीं है, मैं जैसे अपनी कटाना राइकिरी को लेने आया हूँ। जिन बोलता है इम्पॉसिबल, वो कटाना एक लेजेंडरी वेपन है जो कि डीमन किंग के कैसल से इफ्तल लाए थे, वन ऑफ द 4 एम्परर्स। उसकी वैल्यू SSS रैंक है, तुम जैसे लोग उसे देख भी नहीं सकते। और तुम मर्लिन के स्टूडेंट हो ना, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये समझ लूंगा तुम सिर्फ उस ट्रेजर को देखने आए थे। एंड मर्लिन ने खुद ये बोला है इफ्तल के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। लेकिन इफ्तल बोलता है उस कटाना पे मेरा पूरा हक है। लेकिन जिनको गुस्सा आता है और इफ्तल को सुनाने लग जाता है कि तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें बहुत आराम से समझा लिया और मुझे पता है वो बुढ़िया तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा और मैं पूरा टाइम परेशान रहता हूँ। वो बुढ़िया मेरे पे हुक्म चलाती रहती है और तुम्हें पता है वो बुढ़िया का टीचर कौन है? इफ्तल, जिसपे मैजिकल एप्टीट्यूड था ही नहीं, इसलिए मर्लिन भी मेरे को कोई स्पेशल नहीं लगती। लेकिन इफ्तल को गुस्सा आ जाता है, वो पूछता है राइकिरी कहाँ है? तब जिन बताता है वो उधर है। अरे लेकिन मैं एक बात बताना तो भूल ही गया, उसके आसपास एक प्रोटेक्शन है, तो तुम्हारे जैसा चोर उसे नहीं ले पाएगा। लेकिन तभी इफ्तल आगे बढ़ने लग जाता है। जिन बोलता है अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, सोचना भी मत ये चीज। लेकिन इफ्तल उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए तलवार की प्रोटेक्शन को तोड़ने के लिए लेवल 8 परफेक्ट डिस्पेल का यूज करता है, जिसको देखने के बाद जिन हैरान रह जाता है। लेकिन तभी मर्लिन वहाँ पे आ जाती है जो जिन पे भड़क रही होती है कि तुमने मेरे को बुढ़िया कैसे कहा, मेंशन के बाहर सारी आवाज आ रही थी मेरे को। लेकिन तभी इफ्तल को देख के प्यार से बोलती है अरे तुम यहाँ पे हो? इफ्तल बोलता है हाँ मुझे याद था राइकिरी यहाँ पे थी, इसलिए मैं इसे लेने आ गया। मर्लिन बोलती है अच्छा हाँ अब तो तुम स्वॉर्ड चला पाओगे ना, तो तुम मेरे को भी सिखा देना। लेकिन जिन देख के सोच रहा होता है ये ऐसे बात क्यों कर रही है इससे, क्या ये असली इफ्तल है? लेकिन जैसे इफ्तल जिन की तरफ देखता है वो डर जाता है और माफी मांगने लग जाता है कि मुझे पता ही नहीं चला आप असली इफ्तल हो, मुझे माफ करना, मैंने जो आपके साथ ऐसे बिहेव करा। एंड इफ्तल उसे माफ भी कर देता है। लेकिन मर्लिन उसे दोबारा धमकी देती है कि तुमने मेरे को अगर दोबारा बोला तो ध्यान रख लेना। और यहाँ पे इन लोगों की बातें चली रही होती है। दूसरी साइड एनेस्थीसिया कुछ सोच के परेशान हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है मार्केट में, जहाँ इफ्तल बोलता है 400 साल पहले भी कुछ दुकानें ऐसी ही थी। तब मर्लिन बोलती है वो टेलर की दुकान देखो, वो भी काफी पुरानी है। इफ्तल बोलता है अरे ये तो वही है ना जहाँ से तुम अपने कमरे के पर्दे सिलवाया करती थी। मर्लिन बोलती है हाँ, और अब हम यहीं से सबकी यूनिफॉर्म सिलवाएंगे। देन ये लोग अंदर जाके अपना नाप देते हैं। तभी इनके पास एक लड़की आती है जो इन्हें बोलती है अगर आप सब फ्री हो तो आप ट्रेजर हंट में भाग क्यों नहीं लेते, पूरे टाउन में सब ट्रेजर हंट चल रहा है, जो भी बंदा सबसे ज्यादा ट्रेजर ढूंढेगा उसे हम हॉट स्प्रिंग की टिकट फ्री देंगे। तभी ये तीनों घर की तरफ बातें करते जा रहे होते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया रास्ते में ही रुक जाती है और पोस्टर को देखने लग जाती है। जब इफ्तल उससे पूछता है क्या तुम्हें हॉट स्प्रिंग जाना है, वो कुछ जवाब नहीं दे पाती। और तभी इफ्तल मर्लिन को बोलता है कि हम ट्रेजर हंट में भाग लेंगे एंड हॉट स्प्रिंग जाएंगे, जिससे मर्लिन भी काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी एनेस्थीसिया बोलती है मेरे को हॉट स्प्रिंग कुछ खास पसंद नहीं है, मेरे को ये गुड्डा चाहिए। तभी मर्लिन बोलती है क्या तुम्हें ये ट्रेजर चाहिए, क्यों तुम्हारा रूम क्या खाली है? लेकिन मर्लिन बताने में शर्मा रही होती है। तब इफ्तल बोलता है तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा अगर तुम नहीं बताना चाहती तो। लेकिन इफ्तल पोस्टर पे पढ़ता है कि ये सारे ट्रेजर एक प्रोटेक्शन के अंडर होते हैं। तब एनेस्थीसिया बोलती है आप लेवल 8 परफेक्ट डिस्पेल का यूज कर सकते हैं। लेकिन मर्लिन मना कर देती है कि टाउन में और भी काफी स्पेल्स हैं, अगर तुमने परफेक्ट डिस्पेल यूज करा तो वो स्पेल्स भी टूट जाएंगे और टाउन खतरे में आ जाएगा। लेकिन इफ्तल बोलता है मैं अपना स्पेल उस मैजिक पे यूज करूंगा जो सिर्फ ट्रेजर्स पे है। मर्लिन बोलती क्या तुम इतनी प्रिसाइसली कर सकते हो? इफ्तल बोलता है और क्या। देन जैसे इफ्तल अपना स्पेल यूज करता है सारे ट्रेजर विजिबल हो जाते हैं और ये लोग हर जगह उन्हें जाके कलेक्ट कर लेते हैं। डॉल को लेने के बाद एनेस्थीसिया काफी खुश हो जाती है और रास्ते में चलते हुए बताती है कि मैं इस डॉल को इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि जब आप हंसते हो ये डॉल एकदम आपकी जैसी लगती है। इफ्तल बोलता है क्या सच में? मर्लिन बोलती है इस चीज के लिए तुमने हमारी हॉट स्प्रिंग्स की टिकट कैंसिल करवाई। और एनेस्थीसिया इनके आगे काफी एम्बेरस हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है इनके मेंशन पे, जहाँ पे इफ्तल चाय पी रहा होता है। तभी अंदर मर्लिन आगे बोलती है मास्टर मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। जब इफ्तल पूछता है वो बताती है मैं अभी मर्लिन के साथ ही बातें करके आई हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी आपके लिए वर्थी है। ये बात सुनते इफ्तल शॉक हो जाता है, ये बात कहाँ से आई? एनेस्थीसिया और मैं वैसे नहीं है। लेकिन मर्लिन बोलती है मैं जब उसके साथ बातें कर रही थी मैंने उसकी बॉडी सर से लेके पैर तक अच्छे से चेक करी, वो सच में आपके लायक है। लेकिन तभी इफ्तल मर्लिन के चांटा लगाता है मैंने कहा ना मैं वैसा नहीं हूँ, और मर्लिन इस चीज के लिए माफी मांगती है।
लेकिन वो एंड में दोबारा बोलती है कि मैंने उसकी बॉडी पे क्रेस्ट भी देखी और ये बात आप जानते हो, फिर भी आपने उसे अपने साथ रखा है, जबकि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है। आप एक बार फिर सोच लीजिए। लेकिन आखिर में इफ्तल उस पर गुस्सा करता है कि यही मेरा डिसीजन है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती क्या, एंड मेरे को तुमसे और कुछ भी नहीं सुनना। मर्लिन माफी मांगती है कि आप मेरे टीचर हो, ये आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तभी अगले दिन ये दोनों अकेडमी में जा रहे होते हैं, लेकिन वहां के बच्चे इन दोनों को देख के शॉक हो जाते हैं, क्या हमारे बीच ह्यूमंस भी आएंगे? लेकिन उसके पीछे देखो, वो तो डीमन गर्ल है ना, बट ये ह्यूमन यहाँ पे क्या कर रहा है? सभी ने देख के अजीब रिएक्शन दे रहे होते हैं एंड एनेस्थीसिया काफी घबरा रही होती है। तब इफ्तल उसे समझाता है कि ये एकेडमी डीमंस की है और यहाँ पे ह्यूमंस होते नहीं, इसलिए ये सब देख के हमें अजीब रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन इफ्तल यही बात सोचता है कि एकेडमी कैसी भी हो, मेरे को तो अपना मैजिक सीखने से मतलब है। लेकिन जैसे ये लोग क्लास के अंदर जाते हैं, वहाँ पे भी सब बच्चे ने देख के पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि डीमन गर्ल तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन यहाँ पे कहाँ से आ गया? लेकिन जब इफ्तल डेस्क पे बैठने जा रहा होता है, एनेस्थीसिया वहाँ पे खड़े होकर कुछ सोच रही होती है। जब इफ्तल पूछता है, वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी इफ्तल के पास एक मारिया नाम की स्टूडेंट आती है जो उससे पूछती है तुम इस क्लास में कैसे आए? तब आबे नाम का लड़का बताता है ये पक्का किसी अमीर बाप की औलाद होगी, इसने एकेडमी को पैसे दिए होंगे अपना एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन ये ह्यूमंस हमसे कमजोर होते हैं, ये हमारे बीच कम्पीट नहीं कर पाएगा। इफ्तल बोलता है मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, लेकिन तभी आबे गुस्से में बोलता है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, ये एकेडमी इलीट से भी इलीट स्टूडेंट की है और तुम हमसे कमजोर हो, हमारे बीच कम्पीट कैसे करोगे? ना हमें मजा आएगा तुम्हारे साथ पढ़ने में, इस एकेडमी में आने के लिए टेस्ट देना पड़ता है और तुम आसानी से पैसे दे के आ गए। लेकिन इफ्तल उसकी बात इग्नोर करके डेस्क पे बैठ जाता है। लेकिन तभी मारिया उसके पास आके बोलती है मुझे पता है आबे तुम्हारे साथ ज्यादा ही रूड हो गया, लेकिन उसका पॉइंट भी ठीक है, हम अब कमजोर बच्चों के साथ बैठ के थोड़ी ना पढ़ेंगे, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है। मैं लोगों को जज नहीं करती, लेकिन मैं उनके टैलेंट के बेसिस पे उन्हें जज करती हूँ और मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई मैजिक भी आता है, इसलिए मेरी नजरों से तुम दूर रहना। लेकिन तभी क्लास में मर्लिन आ जाती है, जिसको देख के सब बच्चे हैरान हो जाते हैं, ये यहाँ पे क्या कर रही है, हमको अब डीन पढ़ाएगी? तभी मर्लिन बोलती है तुम्हारा इंस्ट्रक्टर चेंज हो गया और अब से मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। सब बच्चे बातें करते हैं कि किसकी वजह से आई है और ये क्यों आई है। तब आबे बोलता है ओ मैम मेरे को पता था आप मेरे लिए यहाँ पे आई हैं, लगता है आपको मेरे टैलेंट के बारे में पता चल गया। लेकिन मर्लिन बोलती है ओ पर तुम कौन हो? वो बोलता है मैं आबे हूँ, इस क्लास का टॉपर। लेकिन मर्लिन बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं यहाँ पे उस न्यू स्टूडेंट के लिए आई हूँ। इफ्तल सोच के परेशान हो जाता है कि मैं यहाँ चैन से पढ़ने आया था, लेकिन ये मर्लिन मेरे को सबके आगे हाईलाइट कर रही है। दूसरी तरफ आबे बोलता है ये पक्का किसी इंपॉर्टेंट बंदे का बेटा होगा, इसलिए आप इसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही हो। मर्लिन बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारे जैसे कमजोर मैजिशियन को ऐसा लगता होगा। और तभी वो इफ्तल की तारीफों के पुल बांध देती है। और दूसरी तरफ इफ्तल को गुस्सा आ रहा होता है कि इसने मेरी पीसफुल स्कूल लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। तभी एनेस्थीसिया क्लास के अंदर एंटर हो रही होती है, लेकिन तभी उसे गेट के अंदर से आवाजें आती है जहाँ पे आबे और उसके दोस्त इफ्तल से पूछ रहे होते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए और तुम हो कौन? लगता है मर्लिन को तुम पे क्रश आ गया, क्योंकि वो बच्चों को भी मैजिक क्लासेस देने जाती है और हमने सुना है कि वो एक सबसे हैंडसम बच्चे को क्लासेस दे रही थी, शायद वो तुम ही हो, है ना? इफ्तल बोलता है तुम्हें डीन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आबे बोलता है तुम मेरे को बताओगे क्या करना चाहिए? इफ्तल बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तभी ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इफ्तल सोच रहा होता है मैं इन लोगों से आखिर कैसे निपटूं, मैं इन्हें दिखा भी नहीं सकता मैं कौन हूँ। तभी क्लास में मर्लिन आके अनाउंस करती है कि इंटर क्लास बैटल्स में कौन भाग लेगा, स्वॉर्ड्समैन की जगह अभी भी खाली है। ये बात सुनते इफ्तल छुप जाता है, लेकिन कोई भी बच्चा हाथ नहीं उठाता। लेकिन मर्लिन सब बच्चों को धमका रही होती है कि अगर कोई भाग नहीं लेगा तो इससे तुम्हारे मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वहीं पे आबे हाथ खड़ा करता है। मर्लिन बोलती है मेरे को लगा ही था, लेकिन एक बच्चा काफी नहीं होगा, हमें और भी स्टूडेंट्स चाहिए। उसी वक्त एनेस्थीसिया हाथ खड़ा कर लेती है। इफ्तल उसे बोलता है अरे ये तुम क्या कर रही हो? एनेस्थीसिया बता रही होती है मैंने मास्टर इफ्तल की तरफ से हाथ खड़ा करा है, वो मेरी जगह लड़ेंगे। ये बात सुनते ही आबे वियर्ड स्माइल देता है एंड मर्लिन भी काफी खुश होती है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे इन दोनों का बैटल शुरू होने वाला होता है। मर्लिन बताती है तुम दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, लेकिन तुम में से जो भी जीतेगा उसे मैजिक स्वॉर्ड्समैन की पोजीशन मिलेगी। लेकिन तुम्हारे बैटल में एक ट्विस्ट है, तुम्हें अपना मैजिक यूज नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ से लड़ना है। लेकिन इफ्तल सब बच्चों को देख रहा होता है, वो कंफ्यूज्ड होता है मर्लिन ऐसा क्यों कर रही है। देन जैसे मर्लिन बैटल को स्टार्ट करवा देती है, आबे इफ्तल को बोलता है ओए तुम अपने हाथों में तलवार पकड़ लो, मैं एक निहत्ते को हराता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा। और दूसरी तरफ बच्चे इफ्तल को देख के सोचते हैं अरे ये तो डर गया। हाँ डरेगा क्यों नहीं, इसके आगे आबे जो खड़ा है। लेकिन इफ्तल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि अगर मैं आबे को एक लात मारूंगा तो वो शायद उसे डॉज कर लेगा एंड उसके बाद वो मेरे को इजीली हरा देगा। हाँ ये आइडिया सही रहेगा। लेकिन जैसे इफ्तल आबे को किक मारता है वो डॉज ही नहीं कर पाता एंड वही लात जाके उसके सीधा मुंह पे लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन पे लेट जाता है। और तभी मर्लिन विनर इफ्तल को घोषित कर देती है। सब बच्चे शॉक रह जाते हैं, इसने ये कैसे कर दिया। लेकिन तभी मारिया बोलती है अब मुझे समझ आया, मर्लिन हमारा मैजिक स्वॉर्ड्समैन करिकुलम को चेंज करना चाह रही है। जैसा कि ह्यूमंस मैजिक में अच्छे नहीं होते, इसलिए इन्होंने ये मैच स्ट्रेंथ का रखा और ये हम जैसे डीमंस को हराने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन को लाई है। बच्चे बात करते हैं अच्छा तभी इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है और तभी हमारी क्लास को खुद पढ़ाने आई है। और इस तरफ इफ्तल दिमाग लगा रहा होता है अगर मैं इनकी बातों में हाँ मिलाऊंगा तो मैं ज्यादा हाईलाइट नहीं होऊंगा। देन जैसी मारिया इफ्तल से पूछती है मैंने सही कहा ना? इफ्तल बोलता है हाँ तुम एकदम सही कह रही हो। और दूसरी तरफ आबे इफ्तल को गुस्से में देख रहा होता है। देन
सीन शिफ्ट होता है डिनर पे, जहाँ पे ईफ्तल और एनेस्थीसिया खाना खा रहे होते हैं एंड वो ईफ्तल को बोलती है, मास्टर आपने आज किसी ऐसे को हराया जो आपसे काफी स्ट्रॉन्ग था। ईफ्तल अंदर सोच रहा होता है वो बहुत कमजोर था, लेकिन वो उसके आगे बोलता है हाँ तुमने सही कहा। तब एनेस्थीसिया सवाल करती है कि अगर आपका सामना किसी आपसे स्ट्रॉन्ग बंदे से हो जाए तो आप क्या करोगे? ईफ्तल बोलता है मैं थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा, लेकिन एनेस्थीसिया बोलती है चीजें ऐसे काम नहीं करती, काश कि मैं आपके किसी यूज में आ सकती, मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ, ना मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकती। तभी वो अपनी चेयर पे से खड़ी होती है और अपने कपड़े उतार के बोलती है कि मैं अभी भी वर्जिन हूँ, अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ घोप घोप कर सकते हो, मैं आपके इसी काम आ सकती हूँ। लेकिन ईफ्तल ये बात सुनते शॉक हो जाता है, अरे ये क्या बोल रही हो तुम, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ बैठ के खाना खा रही हो, मेरे लिए यही बहुत है, और जल्दी खाना खा लो नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। देन सीन शिफ्ट होता है जिनी की साइड पे, जहाँ पे वो बहुत रो रहा होता है। देन हमें मर्लिन के थ्रू पता लगता है एनेस्थीसिया वहाँ के सारे आर्टिफैक्ट्स चुरा के भाग गई, जिसमें ईफ्तल की तलवार भी थी, क्योंकि सेक्स स्लेव क्रेस्ट के नीचे उसकी एक और क्रेस्ट थी जो कि एक्टिवेट हो गई थी। एंड ईफ्तल बताता है कि स्लेव क्रेस्ट के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन तुम उसमें स्लेव को ऐसे काम नहीं दे सकते जिससे स्लेव की मौत हो सके, लेकिन ये चीजें करवाने के भी कोई और रास्ते हैं, स्पेशल स्लेव क्रेस्ट। मर्लिन बताती है लेकिन ये सब करना तो क्राइम होता है ना, तो अब आप क्या करोगे मास्टर? ईफ्तल बोलता है जब मैं उसको अपने साथ लाया था मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, लेकिन मैं एनेस्थीसिया को जाने नहीं दूंगा, मैं सारी चीजें सॉल्व करके रहूंगा। मर्लिन बोलती है आपका क्या मतलब है, आप वो तो नहीं करने जा रहे ना? ईफ्तल बोलता है हाँ तुम सही समझी, मैं स्पेशल स्लेव क्रेस्ट को तोड़ने जा रहा हूँ। मर्लिन बोलती है आपको उसका मतलब पता भी है? स्लेव क्रेस्ट को तोड़ने पर एक बार गॉड ने पूरा गांव तबाह कर दिया था। लेकिन ईफ्तल बोलता है मुझे पता है उस स्लेव क्रेस्ट को तोड़ने के लिए मेरे को एक बीच से लड़ना पड़ेगा जिसको गॉड कहते हैं, मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये जंग हार जाता हूँ तो मैं उसी कंट्री को खो दूंगा जिसको एक बार मैंने एज अ लाइटनिंग एम्परर बन के बचाया था। जब मर्लिन पूछती है उस लड़की के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तब ईफ्तल बताता है कि तुम भी तो ऐसी ही थी, मैंने तुम्हें भी बचाया, अब मेरी जिम्मेदारी एनेस्थीसिया है, मैं उसे भी बचा के रहूंगा, और मुझे पता है वो वैसी टाइप की लड़की नहीं है जो चोरी करे और धोखा दे। तब मर्लिन बोलती है आपने सही कहा, आप यही तो करते आए हो, लेकिन इस वक्त वो होगी कहाँ पे? तब ईफ्तल बोलता है मुझे पता था ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने ट्रेजर पे ट्रैकिंग मैजिक लगा दिया था, और इस वक्त वो सारी चीजें चोरी करने के बाद अपने मास्टर के पास जा रही होगी। तभी एनेस्थीसिया घर में पहुंचती है जहाँ पे उसका मास्टर उसे बोल रहा होता है तुमने बहुत अच्छा करा, तुमने उस बुढ़िया का सारा ट्रेजर और वो तलवार भी चुरा ली। और यहाँ पे हमें पता लगता है एनेस्थीसिया का मास्टर कोई और नहीं आबे होता है, जो उससे काफी खुश होता है कि मैं सच में हैरान हो गया जब तुम सारा ट्रेजर लेके यहाँ पे पहुंची, तुम्हारा ये ट्रेजर तो एडवर्ड की फैमिली से भी काफी अच्छा है, सबसे बड़ी बात तुम रायकेरी लेके आई जो कि लाइटनिंग एम्परर डीमन किंग से 400 साल पहले लेके आए थे, पर क्या तुम्हें ये पता था वो लड़का इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? देन सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे आबे एनेस्थीसिया को बोल रहा होता है कि तुम कुछ ऐसी सिचुएशन बैठाओ ताकि मैं उस नए लड़के से फाइट कर सकूं, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि ईफ्तल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आबे को गुस्सा आ जाता है कि मैंने जो बोला वो करो, लेकिन प्रेजेंट में एनेस्थीसिया वही बोलती है मेरे को नहीं पता था वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, लेकिन मेरे को आपसे एक बात पूछनी है कि क्रेस्ट के हिसाब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया ना? तब आबे बोलता है हाँ जैसा कि तुम्हारी बहन ने 3 आर्टिफैक्ट्स लाके दिए और तुमने 2 लाके दिए, उसके हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन स्पेशल स्लेव क्रेस्ट इससे भी कहीं ज्यादा मांगता है, क्योंकि जो कर्ज तुम्हारे क्लैन पे लगा है अपने ही डीमंस को मारने का, वो तो कभी नहीं हटेगा ना। उसके बाद सुन के एनेस्थीसिया घबराने लग जाती है और वो बोलता है अगर आगे तुम्हारा कोई बेटा भी हुआ तो तुम्हारा कर्ज उस पे पास ऑन हो जाएगा और वो भी हमारे लिए चोरियां करा करेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या करना है मैं अभी अपने पापा से पूछ के बताऊंगा, तुम कल सुबह तक का इंतजार करो। तभी एनेस्थीसिया आराम करने जाती है और वो सोचती है मैं यहाँ पे जब भी चोरी करके आती हूँ मेरे को बहुत अजीब लगता है, मेरी तबीयत भी खराब होने लगती है, लेकिन इस बार तो हद हो गई, मैंने इन लोगों की वजह से ईफ्तल को बिट्रे करा, सही में अब सब खत्म हो गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है एनेस्थीसिया के पास्ट में, जहाँ पे वो अपनी बहन पे चिल्ला रही होती है कि तुम साल में एक बार मिलने आती हो उसमें भी इतना भाव क्यों खाती हो, लेकिन उसकी बहन बोलती है कि यहाँ तुम्हें चाहता कौन है, मैं तुम्हें इसलिए पाल रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन एनेस्थीसिया उसे फिर उल्टे जवाब देने लगती है। तभी वहाँ इनके फादर आ जाते हैं जो इनकी लड़ाई को शांत करवा रहे होते हैं। तब एनेस्थीसिया की बड़ी बहन अपने पिता के हाथ में कुछ पैसे रखती है ये घर के खर्चों के लिए, लेकिन एनेस्थीसिया फिर भी उस पर भड़क रही होती है कि तुम इतने टाइम से गायब थी फिर भी तुम इतने से पैसे लाई हो, क्या तुम सारे पैसे अपने कपड़े और अयाशी में उड़ा देती हो क्या? लेकिन टैटियाना बोलती है अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत है तो तुम गाँव छोड़ के खुद क्यों नहीं कमा लेती? आखिर में एनेस्थीसिया हार मान लेती है कि मैं मान गई, तुम मेरे से नफरत करती हो तो तुम यहाँ पे मेरे से मिलने भी क्यों आई? तुम फैमिली के लिए काम नहीं करती, तुम अपने लिए काम करती हो और 6 महीने में आने के बाद दोबारा गायब हो जाती हो, अब मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, यहाँ से चली जाओ। लेकिन टैटियाना के वापस जाते हुए उसके फेस पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, वो हंस रही होती है, जिसको देख के एनेस्थीसिया और चिढ़ जाती है कि देखा मैंने कहा था ना तुम मेरे से बहुत चिढ़ती हो, अब मैं भी तुम्हें पसंद बिल्कुल नहीं करती, तुम वापस गाँव में कभी मत आना। और थोड़ा टाइम बीतने के बाद एनेस्थीसिया थोड़ी सी बड़ी हो जाती है एंड गाँव में 2 कार्ड्स आते हैं जिसमें से वो एनेस्थीसिया के आगे एक लाश गिराते हैं। जब एनेस्थीसिया देखती है वो उसकी बहन की लाश होती है जिसपे बहुत ज्यादा जख्म होते हैं। एनेस्थीसिया उसे देख के रो रही होती है कि ये तुम्हें क्या हो गया, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी को हाथ लगाती है एनेस्थीसिया की रिस्ट लाइटनिंग कर रही होती है और इस टाइम आबे भी छोटा होता है। तब वो अपने पिता को बोलता है ये हमारी अगली स्लेव है क्या? एंड दूसरी तरफ एनेस्थीसिया के फादर बोलते हैं हाँ जी सर मुझे माफ करना, अब एनेस्थीसिया आपको टैटियाना की जगह सर्व करेगी, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं। लेकिन एनेस्थीसिया
को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो काफी छोटी होती है। तब आबे के फादर बोलते हैं हमें अब ट्रांसफरेंस रिचुअल की शुरुआत करनी चाहिए। तभी सब लोग इस रिचुअल की तैयारी करते हैं और वो मना कर रही होती है। तब आबे के फादर उसे बताते हैं तुम्हारी बहन ने कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हुए गलती करी थी, तो अब से तुम हमारी स्लेव हो पोर्टेस क्लैन की। एनेस्थेसिया बोलती है क्या स्लेव? तब उसके फादर बताते हैं कि रूल सिंपल है, तुम लोग हमें हर जनरेशन में 5 आर्टिफैक्ट्स दोगे और यही टास्क अपने अगली जनरेशन को पास करते जाओगे। एनेस्थेसिया बोलती है आप ये क्या कह रहे हैं? आबे बोलता है तुमको सिर्फ महंगे सामान चोरी करके हमारे पास लाके देने हैं। तुम्हारी बहन ने हमें 3 लाके दे दिए, अब सिर्फ 2 बचते हैं, वो तुम लाके दोगी, लेकिन तुम भी हमें कहीं ऐसे मरी पड़ी मत मिलना। एनेस्थेसिया उसे देख के रो रही होती है क्या तुम इस चीज के लिए मारी गई? ये सच में कितनी गलत बात है। तभी रिचुअल की शुरुआत कर दी जाती है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि एनेस्थेसिया के क्लैन के मेंबर्स ने पोर्टेस क्लैन के मेंबर्स पे अटैक कर दिया था और उन लोगों से चीजें चोरी करने की कोशिश करी थी, इसलिए उन्हें ये श्राप मिला था कि वो हर जनरेशन में उन्हें 5 आर्टिफैक्ट्स लाके देंगे, जबकि ये दोनों ही क्लैन डीमंस हैं और जो हमने उनके लोग मारे थे इस चीज के लिए हमारे लिए इन लोगों ने स्पेशल स्लेव क्रेस्ट बनाई है हमेशा के लिए। मेरी बहन को सब पता था लेकिन वो फिर भी घर वालों से छुपाती रही और मेरे से भी, इतना कि मैं उससे नफरत करने लगी। उसने मेरे को एक भी चीज पता नहीं लगने दी। वो जिस जनरेशन का कर्ज खत्म करना चाहती थी ताकि चीजें मेरे पे ना आ पाए। वो सच में मेरे से बहुत प्यार करती थी और मैं ही बुद्धू थी कि मैं उसका प्यार समझ ही नहीं पाई। मैं उससे पूरा टाइम नफरत करती रही। ये चीजें सोच के अब बहुत दुख हो रहा है क्योंकि अब काफी लेट हो चुका है। एंड प्रेजेंट में वो सोच रही होती है बड़ी बहन हमने कर दिखाया, हमारी जनरेशन का कर्ज खत्म। लेकिन तभी आबे गेट खटखटाता है और जब उसे बताता है एनेस्थेसिया हैरान हो जाती है ये क्या कह रहे हो, मेरे को खुद 5 आर्टिफैक्ट्स लाने हैं लेकिन तुमने तो कहा था मेरे सिर्फ 2 बचे हैं। आबे बोलता है कौन परवाह करता है, तुम्हारी बॉडी पे जब तक वो स्पेशल स्लेव क्रेस्ट है तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेगी जो हम बोलेंगे। और पिताजी बहुत खुश हुए तुम्हारे इस काम से और उन्होंने कहा हम जो तुम्हें लड़का लाके देंगे तुम उसके साथ मिलके बच्चे करना जिससे तुम्हारा कर्ज अगली जनरेशन पे चला जाए और वो भी हमें आर्टिफैक्ट्स लाके दे। तब एनेस्थेसिया आबे से पूछती है लेकिन मेरी बहन कैसे मरी थी? उसने भी अपनी जान जोखिम में डाली थी ये आर्टिफैक्ट्स लाने के लिए, तो उसको आखिर क्या हुआ था? तब आबे बोलता है मेरे को तुम लोगों से बिल्कुल मतलब नहीं, हाँ लेकिन ये दिन तुम्हारे लिए काफी बड़ा है तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। ये जो वॉर के बाद तुम लोगों के लिए स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया ये सब झूठ है, ये सब हमारे क्लैन की ही साजिश थी। एक्चुअल में हमारा ही क्लैन था जिसने वॉर स्टार्ट करी लेकिन नाम तुम लोगों पे लगा दिया ताकि तुम्हें हमारा स्लेव बनना पड़े। ये बात सुनते एनेस्थेसिया के होश उड़ जाते हैं। आबे हंसता हुआ बोलता है तुम्हारी बहन की भी ऐसी ही शक्ल थी जब मैंने उसे चीजें बताई। लेकिन एनेस्थेसिया आबे को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है और यहीं पे सीरीज का 4th पार्ट खत्म हो जाता है। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर स्टोरी पसंद आई तो वीडियो करो लाइक और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि कोई भी वीडियो डलती सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और हमेशा याद रखना टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स एंड ऑलवेज हेल्प एनिमल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस पे गौर करना। अगर तुम किसी जानवर को नहीं मारोगे तो इससे दुनिया में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे इस इनिशिएटिव से उस जानवर की पूरी दुनिया बदल जाएगी। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।